ये तो मेरे ख्याल से इंडिया का पहला वीडियो होगा कि हमने कभी वीडियो नहीं देखा है जो रोड की क्वालिटी और रोड में सेंसर्स और रोड का ट्रैफिक की बात करे। ये मेरा दर्द रिकॉर्ड करो। सारी पार्किंग ऑटोमेटेड है यहाँ पे, कहीं से भी आपको पार्किंग के लिए आदमी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप देखिए गन्ने का जूस मिल रहा है यहाँ पे। ये ITI है भाई यहाँ का। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अरे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आंसू आंसू आएंगे, आंसू। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर आ जाओ, कूद जाओ यहाँ से। तो भाई हम आ गए हैं शशांक जी के पास और इन्होंने सिंगापुर बुला लिया। तो इन्होंने कहा सिंगापुर दिखाओ और बहुत कुछ है देखने को जो हम सीख सकते हैं, भारत में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो चीज़ें हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो अगले 4-5 साल में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात कर रहे थे। क्लीनलीनेस है ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सारी गाड़ियाँ जो दिख रही है ना, वो ऐसा है कि एकदम मतलब शोरूम से बाहर निकल के ही यहाँ पे आ गई है गाड़ियाँ, एकदम साफ, एकदम धुली हुई। बारिश भी हुई है हालांकि, लेकिन इंडिया में भी ऐसा लगता है बारिश होने के बाद ज़्यादा खराब हो जाती है इंडिया में, धूल मिट्टी के साथ। हाँ। तो क्या मतलब ये इतनी क्लीन कैसे है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप रोड के बगल में देखेंगे तो कोई भी आपको मिट्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन तो बहुत हो रहा है शहर में, पर आपको मिट्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। आपको पोल्यूशन तो कम दिखाई दे रहा होगा, ग्रीनरी काफ़ी है। ये चीज़ें इंडिया में करने के लिए मेरे ख्याल से एक कंसर्टेड एफर्ट डालना पड़ेगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो डिफ़िकल्ट एक तरह की सोच है बस कि ये पॉसिबल है अगर हम ये बिलीव कर लें कि मिट्टी जहाँ जहाँ है उसको हम पात दें, मतलब उसके ऊपर या तो घास लगा दें या तो उसके ऊपर कंक्रीट डाल दें। जैसे कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट है या फिर जंगल है या ग्रीनरी है, कोई ऐसी स्कोप छोड़ा ही नहीं है कहीं पे भी साइड में। और कहीं पे भी मेरे को अभी तक, मतलब 1 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये नहीं दिखा है कि कहीं रेत पड़ा हो। ऐसे ही हर जगह घास है या फिर कंक्रीट है, करेक्ट, 2 ही चीज़ है। सामने का आप दिखाएंगे तो यहाँ पे उतना ही ट्रैफिक है जितना एक नॉर्मल सिग्नल पे आप पकड़ेंगे नॉर्मल वर्क डे पे। दिल्ली में 4:30 बज रहे हैं, हम लोग शहर से बाहर हैं और ट्रैफिक काफ़ी है, पर ट्रैफिक जिसको कहते हैं फ्लोइंग है। फ्लोइंग ट्रैफिक, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं तो फ्लोइंग ट्रैफिक होता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सबको बस रूल फॉलो करने वाली बात है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की रोड की जो मार्किंग है वो काफ़ी क्लियर है। देखिए आप रोड की मार्किंग देखिए तो एक भी मार्किंग मिसिंग नहीं है। अब मार्किंग मिसिंग नहीं है वो भी वो ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी पे आता है कि आप जब रोड को इतनी अच्छी तरह से मार्क करके रखते हैं तो जो फॉलो कर रहा है रोड को, उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि मुझे इसी सीधे जाना है या लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मार्किंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। रेड लाइट के आसपास देखिए, एरो देखिए, सारे एरो बिल्कुल क्लीन है। और स्टैंडर्डाइजेशन भी है हर एरिया में। सिंगापुर के किसी भी एरिया में आप जाओगे तो सेम मार्किंग है, सेम यही 2 कलर यूज़ किया है, एक येलो और एक वाइट। और जिस तरीके से वो क्रॉसिंग का बनाया है पेडेस्ट्रियंस, रेड कलर का आप देख रहे हैं, रेड लेफ्ट में ये चीज़ देख रहे हैं, ये वाला ये आपका रेड लाइट कैमरा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक रेड लाइट कैमरा, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपके घर में फ़ाइन आ जाएगा जो कहीं $40 से $100 या उससे ज़्यादा का होगा। और अगर आप ज़्यादा रोड 2 बार कर देंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब मुझे यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था तो वो जो एग्ज़ाम था वो मेरे ख्याल से IIT से ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा खुश हुआ था जो IIT से ज़्यादा खुश हुआ था जब मेरा यहाँ का रोड लाइसेंस क्लियर था। पहले अटेम्प्ट में क्लियर होता है, बाय द वे 50 में 50 आए थे, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 45 नंबर नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, 45 नंबर लाने होते हैं। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप 3 के नेगेटिव मार्क भी लेंगे और आपके मार्क्स 45 से कम आएंगे। तो अगर आप अपनी रोड ड्राइविंग की एजुकेशन अच्छी करते हैं, उसकी ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, उसके एग्ज़ाम अच्छे करते हैं, तो आपके वैसे ही लोग रोड ड्राइविंग में आते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, जिनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिली हो या अच्छी तरह से उनको इस बारे में जानकारी हो कि भाई रोड के नियम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल या आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉटेड लाइन है, लॉन्ग डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि ये लाइन आप क्रॉस कर सकते हैं दोनों साइड से। फिर आप लेफ़्ट में देखेंगे तो एक लॉन्ग 2 लाइन्स आएंगी, येलो लाइन्स, लेफ्ट वाले में आप एरो डाल देंगे वीडियो में बाद में। इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर एक लाइन आएगी, उसका मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर वो थोड़ी सी जिगजैग लाइन आएगी, उसका मतलब है आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं। कहीं कहीं पर बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी और डॉटेड नहीं होगी, उसका मतलब है कि इस पर आप लेन चेंज नहीं कर सकते हैं।
1 मिनट के लिए वापस हम दिल्ली चलते हैं और ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो एग्जैक्टली कैप्चर करती है कि हमारे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो एक तो कोई लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, ऊपर से मार्किंग भी अच्छी नहीं है। अब राइट साइड में अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जो ट्रैफिक आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में मर्ज करना पड़ रहा है, क्योंकि एट द एक्सट्रीम राइट एक तो इंक्रोचमेंट कर रखा है, जो स्टॉल्स लगा रखी हैं, और उसके चक्कर में बहुत सारी पार्किंग भी हो रखी है। तो 2 लेन जो ट्रैफिक राइट साइड से आ रहा है उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको लेफ्ट में मर्ज करना पड़ रहा है। इसी वजह से सारा जाम लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बाय द वे मुझे इंडिया का भी ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, जिसमें 8 बना के दिखाया होगा आपने। जी हाँ, चिमटा मोड़ दिखाया था हमने। तो उससे भी मुश्किल होता है यहाँ जी का उस वो तो आप जग जाहिर है कि उसमें आप आपने तो आईआईटी से ही कंपेयर कर दिया यार। हाँ जी, तो वो जग जाहिर है कि उसमें एग्ज़ाम जितना भी डिफिकल्ट हो इजी उससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर से मतलब है। और आरटीओ हमारे काफ़ी पर्सनल अपने उसके लिए रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें इतनी सीरियसनेस नहीं थी, ना तो एग्ज़ाम में थी ना पासिंग में थी। और बिना पैसे लिए तो उस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल था करना, क्योंकि वो बिना पैसे लिए कोई करता नहीं है। हालांकि हम तो आईआईटी में थे, हम दे भी नहीं पाए थे, लेकिन बात जग जाहिर थी कि भाई उनको एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, उनको पैसे बचाने से मतलब है। आरटीओ वालों को इससे मतलब नहीं है कि भाई लोग गाड़ी चलाना सीखें, गाड़ी अच्छी चलाएं, उनको उससे मतलब नहीं, वो तो उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ पर्सनल गुल्लक बॉक्स। अब बैक टू एक सिविलाइज कंट्री अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हॉर्न यहाँ पे बजाना बिल्कुल। हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी है मुझे, क्या हॉर्न सबका निकाल रखा है या क्या चक्कर है? देखिए हॉर्न तो मैं बजा सकता हूँ, बजा नहीं रहा हूँ क्योंकि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा मुझसे, लेकिन हॉर्न बजाना यहाँ पे रेयर ऑकरेंस होती है कि अगर आपने कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं किया या पीछे वाले ने आपसे आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, आप रोक दिए और वो आपको मूव करने को बोल रहा है, वरना हॉर्न कोई बजाता नहीं है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा ट्रैफिक स्मूथ रहता है, जो आसपास के घर हैं उनको रात में और दिन में सोने का मौका मिलता है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप नोटिस करेंगे जब आप दुनिया ट्रैवल करेंगे, पूरी दुनिया में हॉर्न कहीं नहीं बजता है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, पूरा साउथ एशिया घुमाइए, वियतनाम में चलो थोड़ा बहुत कोई बजता हो कभी कभी, लेकिन चाइना में नहीं बजता है, और अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं बजता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बजता है भाई, यूरोप में नहीं बजता है, कहीं नहीं बजता है। तो हमारे इंडिया में तो वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, बिल्कुल कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है। उसके मतलब अगर आपको आगे निकलना है तो हॉर्न बजाएंगे, मतलब साइड होना है तो हॉर्न बजाएंगे, उसको कुछ बोलना है तो हॉर्न बजाएंगे, वो गलती कर रहा है आपको बताना है कि गलती कर रहा है और तो हॉर्न बजाएंगे। जबकि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो बुक है, जो हमारी लाइसेंस पढ़ने वाली किताब है, उसमें लिखा होता है कि हॉर्न तभी बजाइए जब, यहाँ पे भी लिखा होता है कि हॉर्न तभी बजाइए जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। मतलब आप हॉर्न नहीं बजाइए 99%, अगर गाड़ी सही चल रही है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉर्न तभी बजाइए जब आपकी जान खतरे में पड़ रही हो। समझ रहे हैं आपकी, मतलब गाड़ी बिल्कुल आपकी भिड़ने जा रही हो तो आप हॉर्न बजाइए, किसी को सेव करने के लिए हॉर्न बजाइए, लेकिन इंडिया में ये लिख पढ़ते ही नहीं। तो यही तो बात आ रही है कि एग्ज़ाम आपका जो होता है ट्रैफिक पुलिस का, और एग्ज़ाम जो होता है आपका जहाँ ट्रैफिक पुलिस एग्ज़ाम देती है, आरटीओ का इंडिया में पकड़ लीजिए तो लाइसेंस का एग्ज़ाम है, तो उसमें ये चीज़ पूछी क्यों नहीं जाती है, पढ़ाई क्यों नहीं जाती कि भाई हॉर्न बजाना इज़ एन एक्सेप्शन, और हॉर्न बजाने में फ़ाइन होना चाहिए। यहाँ पे तो फ़ाइन है। इसको इन्फोर्स करने के लिए मुझे तो कोई पुलिस भी नहीं दिखा है यहाँ पे कि कोई देख भी रहा हो आपको, तो फिर भी लोग इस टाइप से फॉलो कैसे कर रहे हैं? देखिए पुलिस की बात आती है तो यहाँ पे कैमरा तो लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि कैमरा नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैमरे लगने के बावजूद ये काफ़ी लीनियंट होते हैं। काफ़ी बार आप पुलिस आप रूल ब्रेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे पहुँच जाएँ ये लोग। यार एक बार क्या हुआ कि नई गाड़ी ली थी। एक तो यार हुआ क्या ना कि मैं इंडिया से आया था, तो यार गरीब बालक था, तो जैसे ही मेरे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आया, थोड़ा धंधा यहाँ पे मैंने सेट किया अपना, और आपके श्रोताओं को बता दें कि अपने पैसे से ली थी, किसी वीसी के पैसे से नहीं ली थी। अपना खुद कमाई करके और खुद बेच के, अपनी सॉफ्टवेयर बेच के मुझे पैसा थोड़ा, तो मुझे गाड़ी का बड़ा शौक था। और गरीब, मैं इंडिया में गरीब पैदा हुआ, गरीब बड़ा हुआ, थोड़ा मिडिल क्लास, अभी गरीब क्या बोलेंगे, गरीब तो इंडिया में बहुत गरीब होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो होता है वो उसकी गाड़ी को बड़ा उसका होता है। तो मैंने गाड़ी ली, गाड़ी कौन सी ली, तो जगुआर ली, क्योंकि वो इंडियन गाड़ी थी, तो मुझे किस्तों में मिल गई थी, ईएमआई किसी तरह सेट कर लिया। तो जब गाड़ी ली तो मैंने ऑब्वियसली फर्राटे से दौड़ा दी, तो नया लाइसेंस और नई गाड़ी, इसका मतलब मैंने एक जगह अपनी स्पीड ब्रेक कर दी। तो घर पे आया एक लेटर, और लेटर आया ट्रैफिक पुलिस से, तो भैया मेरी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। मैंने खोला, उसमें लेटर में लिखा हुआ था, भैया जिसने गाड़ी उस दिन चलाई आपका कैमरे में आ चुका है,
आप अपना नाम पता जिसने चलाई उसने भेज दीजिए। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई मैं चला ही नहीं रहा था, मेरा दोस्त चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था, मेरा कोई और चला रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई कौन चला रहा था। हालांकि उनके पास कैमरा में सब डिटेल होगी, लेकिन उन्होंने हमसे कंफर्म करना चाहा। तो मैंने भैया सीधे सीधे लिख दिया कि भाई मैं चला रहा था, मेरी गलती है। और मैंने फॉर्म में भर दिया कि भाई उस दिन सुबह शायद मैं देर हो रही होगी, इसलिए मुझे नहीं पता था, और उस शायद रोड पे साइन नहीं होगा, मैंने लिख दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा लेटर भेजा, बोला कि ठीक है आपने गलती करी, पहली बार आपसे गलती हुई, आप अगली बार मत करिएगा, आपको मैं फाइन में हम लोग नहीं डालते हैं। तो मुझे उस पर काफ़ी अच्छा लगा देख के। मैंने उसके बाद फिर स्पीडिंग नहीं करी, आपको लेटर दिखाऊंगा बाद में कि मतलब वही है ना कि पहली बार अगर आपको फाइन कर देते तो शायद आपको लगता है यार कि गुस्सा आता, लेकिन अभी आपको ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हुआ कि यार नहीं करना चाहिए। मतलब कितने अच्छे लोग हैं कि फाइन नहीं दिया। ये साइकोलॉजी जो चीज़ होती है, ये चीज़ हम लोग बाहर से नहीं देखते हैं कि जो कंट्री है जैसे बाहर से दिख रही है, लोग बोलते हैं कि भैया पुलिसिंग बहुत कसके होती है, यहाँ पे मतलब लोग भैया रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया 50 लाख लोग जो अच्छे पैसा कमाने वाले हों उसको आप मार मार के उनसे रूल फॉलो करा लें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपना सर झुका के सब लोग सुबह शाम काम करें और बिल्कुल रूल फॉलो करें। कंट्री ऑफर करती है लोगों को फ्रीडम और लोगों को एक तरीका ऑपरेट करने का, और लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये डंडा लेकर हर चौराहे पे खड़े हैं और मार रहे हैं। देख लिया, आप कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, मुझे दिखा ही नहीं है कोई शुरू से ही। और आपको मैं यही बताता हूँ कि 2-3 बार मेरी पुलिस वालों के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन भी हुआ है। एक बार मेरे घर पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया था कुछ हमारे अपार्टमेंट में कि कोई आ गया था जिससे थोड़ी सी जोर जबर बहस हो गई थी। तो पुलिस वालों को बुलाया गया था, हमने बुलाया था। तो उन्होंने जिस तरह से उस मामले को डील किया, उस मामले को कहते हैं ना हिंदी में सुलटाया, ये समझ में आ रहा था कि भाई एक बार पुलिस वालों को आप अच्छी सैलरी पगार अच्छा दीजिए, उनको टेक केयर करिए, तो उनका फिर मकसद ये नहीं होता कि भाई हम पैसा कैसे कमाएं। जो कि हम लोगों ने दिल्ली में काफ़ी देखा है कि अगर पुलिस वाले आते हैं तो फिर वो उनका अपना एक एंगल हो जाता है कि भाई आने का भी खर्चा लेते हैं ना वो। आने का भी खर्चा लेते हैं, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि यहाँ पे और किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं होता है। यूएस की बात आप छोड़ दीजिए, देखिए यूएस में मैं रहता हूँ, यूएस की बात आप छोड़ दीजिए, उसकी जो पुलिस और उसकी जो कल्चर है उसका डिफरेंट एंगल डिफरेंट है। सिंगापुर का कल्चर और इंडिया कल्चर बड़ा सिमिलर है। मैं हर बार बोलता हूँ कि चाइनीज़ कल्चर इंडियन कल्चर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनका भी जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बोलते हैं भैया पढ़ाई करो और अपनी ज़िंदगी बनाओ, पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी बनाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत देखो। हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में भी यही बोला जाता है। माँ बाप बचपन से बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी बनाओ। और इंडियन कल्चर और चाइनीज़ कल्चर हैव गॉन थ्रू द सेम चैलेंजेस। भाई चाइना 1970-1980 में भी वही जीडीपी था जिसका इंडिया में था। सिंगापुर में ये लोग क्यों हैं? क्योंकि ये लोग चाइना से पलायन करके आए हैं। जो मैं बोलता हूँ कि मैं रेफ्यूजी हूँ इंडिया का, पैसे कमाने के लिए बाहर निकला हूँ, तो ये लोग भी तो वही हैं भाई। इधर भी अपने ट्रेन। तो कहाँ आए हैं हम शशांक जी, बताइए। यार देखो, हम लोग हार्टलैंड में हैं सिंगापुर के, और यहाँ पे सामने देखोगे तो पब्लिक हाउसिंग है, और हम लोग हॉकर सेंटर में हैं। हॉकर सेंटर में जहाँ पे सिंगापुर का सारा जो नॉर्मल वर्कफोर्स है वो आगे खाती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडियंस कम दिखेंगे और लोकल्स ज़्यादा दिखेंगे। आप देखिए गन्ने का जूस मिल रहा है यहाँ पे, तो ये गन्ने का जूस हॉकर सेंटर में हमको मिला है करीब करीब $1 का। जो $1 की कॉस्ट है, और खाने की कॉस्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे $2 से $4 में मिलेगी खाने की कॉस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेजिटेरियन खाना खिला रहे हैं आपको हम लोग। एक चीज़ जो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि काफ़ी और सोसाइटीज़ वेजिटेरियन हैं, जिसमें से बुद्धिस्ट लोग आते हैं, चाइनीज़ भी काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं। हम लोग इस समय सिंगापुर के हार्टलैंड में हैं, और यहाँ पे वेजिटेरियन फूड कोर्ट्स जो भी आप उधर देखेंगे तो एक और वेजिटेरियन स्टॉल है। ये प्योर वेजिटेरियन।
प्योर प्योर प्योर, इतना प्योर कि अंडा भी नहीं और मतलब दूध भी नहीं, तो वीगन। अब जो आशीष जी हमारे लिए लाए हैं ये है वेजिटेरियन कबाब। तो ये कितने की है? यार ये डिश तो पड़ी हम लोगों को करीब $10 की। $10। वही काफ़ी कबाब हैं इसके अंदर, करीब करीब इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 अलग अलग कबाब हैं। बढ़िया, $10 में 3 लोग खा सकते हैं। चलो, यहाँ पे जितने स्टॉल हैं उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं सारे लोग सिंगापुरियन हैं। कोई बाहर से नहीं आया, कोई इमिग्रेंट नहीं है, कोई गरीब वैसा जो बाहर से आया वैसा नहीं है। यहाँ सिंगापुरियन है, ये हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये लोग अपना स्टॉल चलाते हैं। पूरे सिंगापुर में जितने हॉकर स्टॉल हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मतलब थोड़े बहुत अगर आप कॉर्पोरेट स्टॉल को छोड़ दें, और जैसे मिशेलिन स्टार एक ने सुना होगा, चिकन राइस वाला एक है, वो सिंगापुरियन है। और ये सब लोग सिंगापुरियन को 10 साल से मैं जानता हूँ। जैसे मैं आया तो सब लोगों ने ग्रीट किया हमको। इन लोगों को मेहनत, जैसे बात की ना हम लोगों ने, प्राइड की बात करी थी, हमने बात करी थी इज्जत की, काम कमाई की इज्जत, उस पर काफ़ी बिलीफ है। और आप देख रहे होगे इधर की, देखो सारा खाना देखिए आप वो ये सब लोकल लोग हैं। जिसमें मैं पी रहा हूँ हनी लेमन, हनी और लेमन मिलाकर है, इतना बड़ा ग्लास। आप समझ लीजिए हम लोग सिंगापुर में बैठे हैं, ये 50-60 रुपए का को मिले इंडिया में तो काफ़ी आसान होगा। इसमें इसने कस के हनी डाला है, लेमन डाला है, इसमें गन्ने का जूस बना के दिया है। कि जो हमारे जो मशीन होती है जो गन्ने का रस निकालती है वो बहुत आउटडेटेड है। यहाँ पे कुछ अलग मशीन है या मशीन वही है? मशीन वही है? मशीन वही है। थैंक यू, थैंक यू। ये खाने, ये है करीब करीब $5 का। आप देख रहे हैं ये वेजिटेरियन क्लेपॉट राइस कह सकते हैं, जैसे बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी। और ये मले बिरयानी, और ये है नॉर्मल राइस। इस राइस की कीमत आपकी 50 सेंट। 50 सेंट मतलब 40-30 रुपए, 30 रुपए ये राइस पूरा। इतना सस्ता तो इंडिया में मिलता है, लेकिन वो बहुत ही अनहाइजेनिक और उसमें रेडी वाले पे। एक चीज़ और देखिए आप, सारे स्टोर पे एक रेटिंग लगी होगी, हर स्टोर पे रेटिंग लगी है। और ऐसा नहीं है कि हर स्टोर पे ए रेटिंग लगी हो, कुछ स्टोर पे बी रेटिंग भी लगी होती है। प्लीज गो अहेड, लीजिए। तो अभी खा के इसकी हाउसिंग के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी। So this is Singapore's sugarcane juice, and it's very similar to sugarcane we drink in India. But look at this machine, very efficient machine. Yeah, and this, where does the sugarcane come from? Where does it come from? Mauritius. मलेशिया। Malaysia. Oh, Malaysia. I thought it was Mauritius. मॉरिशस से कहाँ आएगा सर? ये है मशीन, है ना? हाँ, तो ये हमारे वाले से थोड़ी अलग है। और मक्खियाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन। अच्छा, मतलब मक्खियाँ इसमें हमारे उधर काफ़ी मक्खियाँ होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मक्खियाँ खाने के आसपास घूमती हैं क्योंकि गार्बेज कलेक्शन हमारा थोड़ा वीक होता है। तो आप देखोगे ये नाली है, कवर्ड नाली। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये हॉकर सेंटर में बहुत वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पे मक्खियाँ नहीं दिखेंगी, एक भी मक्खी नहीं दिखेगी। जबकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री में तो मक्खी और मच्छर बड़े आसानी से पनपते हैं। बट वो वेस्ट प्रोडक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जूस जो हमने दिया है, पिया है, और आप देख रहे हो वहाँ पे जूस बन रहा है, वहाँ पे एक भी मक्खी नहीं मिलेगी। पीछे की साइड पे आ गए, यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट कलेक्शन यहाँ सारा हो रहा है। सारी जो गंदी प्लेट्स हैं वो यहाँ पे आपकी आएंगी सारी, और यहाँ से धुल के वापस जाती हैं। तो सारा वेस्ट कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये पीछे वाला बैक साइड में फिर इसी का ये सिंपल यही काम है बस। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, जैसे ये एक हॉकर स्टॉल है और इसका ये बैक साइड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि इंडिया में आपका जो बैक साइड होता है वो अत्यधिक गंदा होता है, बहुत गंदा होता है।
वहाँ पे गाय, सूअर, बिल्ली, कुत्ता सब नाच रहे होते हैं और वहाँ पे मक्खी और दुनिया भर के प्रकोप लगे होते हैं। वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बैक साइड क्लीन करना अपने आप में एक प्रमाण होता है, अपने आप में प्रूफ होता है कि आपका जो खाने का एरिया वो कितना साफ़ है। तो हम ये पीछे बैक साइड में हम यहाँ वॉक करेंगे। देखिए, आप पूरा वॉक करते आते हैं। यहाँ पे देखिए वेस्ट पड़ा हुआ है, तो सारी वेस्ट सारी यहाँ से आती हैं और यहाँ पे क्लीन होके वापस जाती हैं। अगर हम देखें बहुत सिंपल टर्म में कि ये एक हॉकर सेंटर है, पूरा इस वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ ख़त्म होता है, आपके सामने बना हुआ है। इसमें कहीं पर भी कोई डिलीवरी की इनपुट की जगह नहीं है, कोई ऐसी बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है जिसके लिए आप बोलें कि अरे ये तो इंडिया में नहीं बन सकता है। वहाँ से खाना आता है और यहाँ से खाना डिस्पोज होता है, सब क्लीन। यही छोटी चीज़ है यार, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस बगल में है हमारी कलांग रिवर, जो रिवर सिंगापुर को फीड करती है नॉर्थ से साउथ। हालांकि सिंगापुर बड़ा छोटा सिटी है, बट आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है, इन्होंने रिवर को पूरा पात के रखा हुआ है, रिवर को पूरा दोनों साइड से कवर करके रखा हुआ है। सो ये जो नीचे रिवर जा रही है, इसके लेफ्ट में भी देखोगे तो आप कंक्रीट पूरा डाला हुआ है और राइट साइड में भी कंक्रीट है। उसमें पूरे रिवर को एक डायरेक्शन दिया हुआ है। अब एक छोटी सी जगह है, अगर ये रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी शहर के अंदर 4 बार, तो शहर का क्या होगा, और उसके बाद फ्लडिंग होगी क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो इस रिवर को मैनेज करना, जो कि हमारे यमुना जैसे दिल्ली से जाती है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर बांध काफ़ी है, हम लोग देखेंगे जाके। लेकिन क्लीन देखिए पूरा। एक पॉलिथीन दिखा दो इसके अंदर। हॉकर सेंटर के बगल में रोड है भैया, जो वॉकवे है, हॉकर सेंटर से कोई गंदगी रिवर में नहीं जाती है, आप नोट करिए। अगर हमारा इंडिया में कोई हॉकर सेंटर बनता है या कोई जगह बनती है जो रिवर के बगल में हो, तो रिवर में उसकी गंदगी या उसका वेस्ट जाना बहुत नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे नहीं है। आप देखिए उसके बगल में बनाया उन्होंने एक छोटा सा ग्रीन सा पार्क। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको पोटेंशियली, जहाँ पे भी ये रेत हो सकता है ना, वो आपने ऐसे ढक दिया ग्रीनरी से, जिससे धुआं नहीं बनता है, धूल कुछ नहीं होता है, गंदगी नहीं फैलती है। अब देखिए ये मेरा बहुत बड़ा दर्द है, ये मेरा दर्द रिकॉर्ड करो। ये चीज़ आप देख रहे हो, इधर नीचे आ जाओ। ये चीज़ एक लेयर है रोड के ऊपर, पेंट नहीं है ये। इसके बारे में हमने पोस्ट भी किया हुआ है। आपको पता है ये एक अलग पॉलीमर है, ये अलग मटेरियल है, और ये रोड का मटेरियल ये करीब 2 mm 4 mm निकला हुआ है और ये घिसता नहीं है। ये इस तरह से इन्होंने 3 या 4 साल पहले लगा दिया है और तब से लगा हुआ है। भला इसकी मेंटेनेंस होती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेंट किया है। ये आप देख रहे हो, ये पेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली चीज़ है, ये पेंट नहीं है। ये रोड का मटेरियल में आपको दिखेंगे स्मॉल पत्थर, छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे आपको, छोटे छोटे, ठीक है। अलग है इंडिया में जिस तरीके से बनता हाँ है, हाँ, जो एस्फॉल्ट मिक्स है, हाँ, वो मिक्सचर भी अलग है। मिक्सचर अलग है ये। और ये चीज़ बहुत ड्यूरेबल है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। ये कंक्रीट है, लेकिन इंडिया में इसको या तो कंक्रीट बना देंगे। ये आप देख रहे हो, ये चीज़ और ये चीज़ कितनी डिफरेंट है। और इसका जो मटेरियल है, वो मटेरियल इंडिया में नहीं आया है आज तक मुझे, एयरपोर्ट से लेकर इंडिया के। नहीं, ये तो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शायद, तो इसमें रॉक्स का यूज किया गया है। छोटे छोटे रॉक्स हैं, देखिए अभी छोटे छोटे रॉक्स, छोटे बारीक, पास से दिखाएं। और इसमें बिटुमेन का जो यूज है, वो मैं पढ़ रहा था 5% ही होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंडिया में बहुत हैवी बिटुमेन करेक्ट मिक्सचर होता है। करेक्ट। क्लाइमेट के हिसाब से क्या मिक्सचर रहेगा? अरे क्लाइमेट क्या यार, दुबई में भी ये यूज होता है, मलेशिया में भी ये यूज होता है, पूरी climate दुनिया के में हिसाब से भी ये यूज होता है। इंडिया में अगर हाँ। आप क्लाइमेट के हिसाब से यूज नहीं करोगे, क्योंकि हर एक नॉर्थ में अलग क्लाइमेट है, साउथ में अलग है, हाँ तो मिक्सचर का भी तो इम्पोर्टेंस है ना। भैया यहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गर्मियों में, बारिश बंद हो जाती है कुछ महीनों के लिए। ऐसा नहीं 24 12 महीने बारिश चलती हो। दुबई में भी यही मिक्सचर है,
यूएस में गए हो यही मिक्सचर है, अमेरिका जाओगे यही मिक्सचर मिलेगा, हर जगह यही मिक्सचर है। हम तो कह रहे हैं इंडिया वाले के जो रोड बनाते हैं उनको भैया टिकट दे देते हैं, आकर देख लें, हमको बता दें कि ये रोड का मिक्सचर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है किसी भी शहर में। अरे क्लाइमेट चेन्नई का तो सिंगापुर के बराबर है क्लाइमेट, एकदम बिल्कुल। तो चेन्नई में ऐसी रोड क्यों नहीं बनती हैं, हमको ये बता दो। पर एक सिटी पकड़ ले, हाई आईक्यू का प्रॉब्लम है। ये हाई आईक्यू लो अकल का प्रॉब्लम है। हाई आईक्यू लगा के ऐसी रोड नहीं बना पाते हैं। देखो एक चीज़ आप ये देखिए, ये रोड बनी है, ये रोड है, ये कंक्रीट है, ये साइड वॉक है। आप देख रहे डिफरेंस कुछ नहीं है ना, कोई गड्ढा नहीं है। आपको रोड को यहाँ ख़त्म कर दोगे, यहाँ बनाओगे गड्ढा, है ना, वो खराब हो गड्ढा बनता रहेगा। और इसके ऊपर जो साइड वॉक बनाई है वो साइड वॉक आप बनाओगे नहीं तो ये पूरा खा जाएगी रोड को। तो ये रोड को प्रोटेक्शन देखो कैसे दे रहा है, ये कंक्रीट रोड को प्रोटेक्शन दे रहा है। कंक्रीट इधर भी है और ये कंक्रीट इधर भी है, ये देखिए। तो कंक्रीट के बीच में रोड बनाई है जिससे कि रोड फट नहीं रही है। ये बेसिक इंजीनियरिंग की हैबिट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के पहले साल के पहले कोर्स के पहले घंटे में पढ़ा दिया जाता है कि भैया सिविल इंजीनियरिंग ऐसे कराई जाती है। हमारे यहाँ क्या इंडिया में सिविल इंजीनियर नहीं बन रहे हैं? आपने कहाँ से पढ़ाई करी? कंप्यूटर साइंस करी होगी। हाँ। तो सिविल इंजीनियर को ये उससे पूछे कि वो ऐसा, सारे आईटी कंपनी में चले गए। हाँ फिर वही यही प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, ये है लुक लिखा हुआ है कि देख लो, क्योंकि ये पाथवे है तो लुक लिखा हुआ। अच्छा, लुक पेंटेड नहीं है, ये कंक्रीट है। देखो ये, आप इस पर मटेरियल देखो, ये पेंटेड नहीं है, ये कंक्रीट है, ठीक है, ये मटेरियल है ना। ये मशीन आती है जो इसको हीट करके उसको डालती है। ये प्लास्टिक का मटेरियल आता है, एक मटेरियल है ये। तो ये चीज़ें हमारी इंडिया में क्यों नहीं आ रही हैं? 5 घंटे की फ़्लाइट है तो 5 घंटे की फ़्लाइट लेके लोग नहीं आ सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं पढ़ के। हम आगे ना तो वही दिखाने के लिए आए हैं। सारी पार्किंग ऐप पर है, तो आप अपने फ़ोन पे जाइए, फ़ोन पे करिए। क्या ये 19 मिनट के लिए? 19 मिनट के लिए 38 सेंट, अच्छा, करीब 19 रुपये। नॉट बैड। और ये करीब 5 साल से लूज़ कर रहे हैं। इंडिया में इसकी बात होती है ऐप्स की, लेकिन इतने बड़े तरीके से यूज़ नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई एप्लीकेशन भी होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, पता है पार्किंग ऐप किसने बनवाया है? पार्किंग ऐप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लड़के ने बनवाया है। अब ये शायद हम लोग को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर दूसरी, बट आपकी एप्लीकेशन भी उतनी ज़रूरी होती है जितनी आइडियाज़ होते हैं। और अभी यूपीआई बनाई है तो ये भी उतना ही ज़रूरी है। हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से और हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पब्लिक हाउसिंग, सिंगापुर की फेम्ड पब्लिक हाउसिंग, जिसकी कीमत आपकी इंडिया की हाउसिंग से भी कम होगी, दुनिया की। कितने का होगा एक फ्लैट यहाँ पे? जिस ज़माने में उन्होंने लिया होगा उस ज़माने में तो बहुत कम कॉस्ट होगी। आज की कॉस्ट अगर ये देखें फ्लैट की, तो यहाँ पे 100 to 300,000 डॉलर्स पे, हालांकि नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत यहाँ पे सब ऑक्यूपाइड है। अगर रीसेल होगी तो ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन नॉमिनल कॉस्ट 100 to 300 के मिल जाना चाहिए। सप्लाई नहीं है। सप्लाई के लिए हम लोग सिंगापुर के सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे और हम देखेंगे नई सप्लाई कहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये फ्लैट बने थे करीब 20 से 30 साल पहले और यहाँ पे सब लोग ऑक्यूपाइड हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्लैट्स की ये है ना कि देखिए यहाँ पे फ्लैट जो हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे जो खाना खाते हैं, और सामने ही इनका क्लिनिक्स हैं। यहाँ हमने खाना खाया था अभी। हाँ और सामने हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। तो इनकी पूरी जो दुनिया है वो एक अच्छी तरह से बनाई हुई है। बट ये देखिए आप, सारा पब्लिक हाउसिंग है, लेफ्ट राइट, कोई प्राइवेट हाउसिंग नहीं है। गवर्नमेंट सप्लाइड, गवर्नमेंट क्लीन, गवर्नमेंट मेंटेन्ड। आप देखिए रोड बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें इंडिया में लगता है कि कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उस जगह की जो व्यवस्था है वो बंद हो जाती है, उस जगह की जो ट्रैफिक है बढ़ जाता है, धूल बढ़ जाती है, मिट्टी बढ़ जाती है। इधर देखिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये लगा रखा है इन्होंने साउंड बैरियर कि बाहर आवाज़ ना आए। और चल रहा है साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपकी रोडें ना बने और आपके कंस्ट्रक्शन ना हो और आपका सिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बटन दबा दिया कंस्ट्रक्शन हो गया, और ऐसा नहीं होता कि एक बटन दबा दिया कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे शहर के ट्रैफिक के साथ कोएग्जिस्ट करे, ये एक चीज़ हम लोग को लानी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन भी हो जाए। ये एक सीखने की बात है कि पूरा लाइफ डिसरप्ट ना हो।
ये कंस्ट्रक्शन की साइट का पीछे वाला हिस्सा है, आप देखिए कोई धूल मिट्टी रोड पे नहीं है। नहीं, ये चीज़ हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ के डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, और सिंगापुर हमसे आगे है बहुत, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम सिंगापुर और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ये सो इस टाइप की चीज़ें जो हम आराम से कर सकते हैं, अगले 2 साल में ही कर सकते हैं ये सब चीज़ें। देखिए अब हम लोग आ गए हैं सिंगापुर के उस एरिया पे जहाँ पे सिंगापुर का कार का सारा कारखाना, सारे कार के फैक्ट्री और कार की मरम्मत का काम होता है। यहाँ पे सिंगापुर की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी की मरम्मत और टैक्सी कंपनी की कारें बनाने का काम होता है। ये है सिंगापुर का एरिया, इसको कहते हैं सिंगमिंग ड्राइव, सिंगमिंग। ये दिल्ली का करोल बाग है क्या? अब देखिए करोल बाग में तो हर चीज़ होती है। हम लोग आ गए हैं सिंगापुर की ऑटो सिटी में। ऑटो सिटी सिंगमिंग में है जहाँ पे वर्टिकल 7 फ्लोर के कारखाने हैं कार मेंटेनेंस के, और कारें 7 फ्लोर ऊपर तक जाती हैं। सारी पार्किंग ऑटोमेटेड है यहाँ पे, कहीं से भी आपको पार्किंग के लिए आदमी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा जो कि इंडिया में आपको पर्ची लेके खड़ा रहता है। खड़ा रहेगा। देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से पैसा कट जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आप मेरा देखिए, हाँ ये कार, ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा हर टोल का और हर। ये देखिए हम आ गए हैं कारों के कारखाने के सिटी में जो 7 फ्लोर का है। अब हम लोग इसको पहले फ्लोर पे जाएंगे और पूरा घूम के आएंगे आगे से। आप देख रहे हैं ये, चूंकि यहाँ जगह कम है इसलिए वर्टिकल बनाया गया है। यहाँ पे आपकी कार का काम, कार का टायर, कार की क्लीनिंग सब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि कितना क्लीन है ये। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा जो थीम है प्राइड, एक प्राइड होती है ना, प्राइड, वो आप कभी बाहर से नहीं ला सकते हो। वो आपके या तो होती है और या तो नहीं होती है। प्राइड दिखती है सफाई में, प्राइड दिखती है आपके काम में। जहाँ काम कर रहे हो यार, उसको तो साफ़ कर लो, उसको तो साफ़ रख लो। मतलब इससे आपकी अमीरी और गरीबी का क्या लिंक है? इंडिया में अगर ऐसा ही वर्कशॉप होगी तो गंदी होगी क्यों? तो प्राइड आनी चाहिए भाई, सफाई करो। तो जो मैं बोल रहा था कि इसको करोल बाग की जो कार मार्केट है वहाँ पे ये सब काम होता है, और वहाँ पे आपको कोई जगह नहीं होती। एक तो बहुत ही सब कुछ कचरा गली में करेक्ट रहता है। जो भी वो करते हैं, ये क्या है, आया कुछ डिस्प्ले बढ़िया वाला, और क्या है? सफाई देखो यार, सफाई है। और जैसे वहाँ पे ना निकलने की जगह होती है, इधर भी गाड़ियाँ उधर भी गाड़ियाँ, और बीच में बहुत कम जगह होती है, और उधर से भी ट्रैफिक आ रहा होता है, और वो बहुत ही कंजेस्टेड है, बहुत ही खराब। मतलब वहाँ पे रहने का तो कोई है ही नहीं, सारा ग्रीस व्रीस सब इधर उधर गिरा रहेगा। और यहाँ पे आप उस तरीके से देखो तो एक हमारे लिए भी सीखने लायक है कि पूरे करोल बाग मार्केट को एक 10-12, चलो यहाँ पे 7 है तो कम से कम 15 में कर लो। इंडिया में 15 में कर सकते हैं आराम से। और वो कितना स्पेस जो है वो फ्री अप हो सकता है उस प्राइम लोकेशन में जो पोश इलाका है। ये भी बहुत बड़ा एरिया है, 7 फ्लोर ऊपर का मतलब ये नहीं कि ये बहुत थिन हो, ये बहुत फैली हुई जगह। आप देखो सामने, देख लो, वो देख लो, एक और बिल्डिंग है सामने वाली, तो फैला हुआ है। 7 फ्लोर है लेकिन बहुत फैला हुआ है। और फैले हुए का मतलब ये नहीं है कि फैला हुआ हो और गंदा हो या यूज ना हो रहा हो, पूरा यूज्ड है। आप ऐसी कोई एंगल नहीं देखेंगे यहाँ पे जो खाली हो। सब जगह ये काम चल रहा है। हम इस समय 5वें फ्लोर पे हैं, अभी 6ठे फ्लोर पे जाएंगे उसके ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जगह वेस्ट हो रही हो इन लोगों की, या इन लोगों को इस जगह का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि प्लानिंग, आपने प्लान किया, बोला कि भाई हमारी इतनी गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ हमारी बननी चाहिए, इतने हमारी शॉप्स हैं, कितनी फ्लोर लगेंगी, बनाओ, क्लीन रखो, सब पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। एक चीज़ आपको और बताएं, आप सरप्राइज हो जाओगे सुन के, ये सारा जो खर्चा है सफाई का, ये कौन देता है? सरकार नहीं देती है, सरकार नहीं दे रही है सबका पैसा। ये सारा पैसा इन लोगों से लिया जाता है। ये सारा प्राइवेट काम है सारा। ये सरकार वकार नहीं बैठ के यहाँ पे काम कर रही है। ये सारा जो काम, सारा मॉल है, सिंगमिंग मॉल कहते हैं इसको, ये प्राइवेट जितने लोग हैं ना, ये सब प्राइवेट है। इनका पैसा इनसे लिया जाता है, इन्हीं की सफाई करी जाती है। तो ये करोल बाग के जितने भी व्यापारी हैं,
ऐसा नहीं कि लोग करोल बाग के व्यापारी पिछले 100 साल से 50 साल से वही काम कर रहे हैं, वो सब बहुत रीसेंट काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारे तो ऑटो इंडस्ट्री नहीं थी 1990 के पहले, हाँ कि ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ बोलना गलत है कि जो करोल बाग में जो काम हो रहा है, ये सिंगरिंग जो यहाँ पे जो जगह है ये इनकी 50 साल से है। इनकी ऑटो इंडस्ट्री 50 साल से 1969 से जब ये आज़ाद हुए तब से, उससे पहले भी थी। और हमारी ऑटो इंडस्ट्री बनना चालू हुई 1990 में। इनकी ऑटो इंडस्ट्री क्यों लेती है कोरिया से और जापान से, है ना, यहीं पर बगल में पोर्ट है, यहीं सारा सामान आ जाता है। हमारी ऑटो इंडस्ट्री ऑर्फन है, उनको डायरेक्शन नहीं है, ये बना है जापान से। ये बोलना बहुत गलत होगा कि सिंगापुर ने खुद ही डिसाइड कर लिया सुबह उठ के कि भैया हमको ये बनाना है और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ये बोलना बहुत गलत होगा। ये जापान से एग्जाम्पल आया है, जापान में जगह कम होती है तो उनके जो मॉल्स होते हैं, ऑटो मॉल्स कहते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जापान से आया है, हमारे यहाँ कहाँ से आएगा भाई? हम लोग किससे एग्जाम्पल लेंगे? बांग्लादेश से, श्रीलंका से? मतलब नो ऑफेंस। देखिए कितनी अच्छी गाड़ी फरारी खड़ी हुई है यहाँ पे। मिडव्यू सिटी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट एक और है, सामने है, देखिए दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा होगा। एक और इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ पे सारा इंडस्ट्री से काम होता है। इन्होंने जगह जगह पे 5, 6, 8, 10 फ्लोर के इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रखे हैं जो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। ये कार का इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो इंडस्ट्रियल एस्टेट नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ वाला है, जिसमें कि आप नॉर्मल इंडस्ट्री से काम कर सकते हैं। 7 फ्लोर और करीब करीब नीचे पकड़ लीजिए कुछ नहीं तो 3 से 4 एकड़ की ज़मीन, फ्लैट एरिया जो होता है आपका, और हर फ्लोर पे आपकी जो जगह मिलती है वो आपकी 3 से 4 एकड़ की जगह बन जाती है। सामने दिख रहा होगा आपको, बड़ा मैसिव। तो देख लीजिए, तो कम से कम 10 फ्लोर हैं, तो अगर हर 5 एकड़ का नीचे का, 5 एकड़ से ज़्यादा होगा नीचे का, नहीं तो आप पकड़ लीजिए 50 से 100 एकड़ की जगह खड़ी कर दी, जहाँ पे कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, इंडस्ट्री का काम हो रहा है। कार ऊपर तक जाती है, आपकी 8 फ्लोर तक जाती है, और आप अपना सामान बना सकते हैं। ट्रक देखिए आप, जैसे ट्रक यहाँ पे छोटे छोटे ट्रक आ रहे हैं, ट्रक से अपना सामान नीचे भेज सकते हैं और आगे भेज सकते हैं। तो ये जो पूरा जो इंडस्ट्रियल कारखाने हैं, ये 7-7 फ्लोर के इन्होंने वर्टिकल बना दिए ना। और ये देखिए, ये पुराने ज़माने वाले, जैसे आपने करोल बाग बोला वैसे ही देखिए करोल बाग दिख रहा है सामने। हालांकि करोल बाग नहीं है, सफाई ज़्यादा है, लेकिन आपको फीलिंग आ रही होगी करोल बाग वाली। इसके सामने और इतनी दुकानें होती हैं और निकलने की जगह नहीं होती, तो करोल बाग हो गया होता। तो करोल, हाँ दी सामने उस टाइप का ही है, बस गाड़ियाँ इस साइड ही खड़ी है, एक साइड खड़ी है, दोनों साइड खड़ी होती तो। अच्छा, इधर से नहीं जा सकते थे क्या? आप करोल बाग में तो जा सकते हैं। यूजुअली नहीं, इधर से भी नहीं जा सकते हैं। आप जो राइट में देख रहे हैं पूरी पब्लिक हाउसिंग है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, सिंगापुर में पब्लिक हाउसिंग और प्राइवेट हाउसिंग का रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब पब्लिक हाउसिंग बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट हाउसिंग मात्र 10% होगी, और इसका नंबर हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे अनुमान से 10%। हाँ, 90% पब्लिक हाउसिंग ही है जी। और पब्लिक हाउसिंग बनाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो बोर्ड बनाता है उसको कहते हैं HDB। और सबसे अच्छी चीज़ जो पब्लिक हाउसिंग की यहाँ पर है, आप मतलब वो सोचिए खुद की, ये लोग पब्लिक हाउसिंग जब देते हैं तो आपकी जो सैलरी और आपकी जो हैसियत होती है उसको देख के देते हैं। मतलब जो गरीब लोगों को उनको पहले ही मिलता है, जिनके पास इनकम कम होती है उनको पहले मिलता है। जिस जगह पे हम लोग हैं उसके इधर आसपास देखोगे तो ये सारा कंस्ट्रक्शन आ रहा है। जैसे कि हमने पहले बोला था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कभी रुकता नहीं है, तो देखो कितना कंस्ट्रक्शन आ रहा है, कितने घर बन रहे हैं, सब घर ही घर हैं, कितने सारे घर बन रहे हैं और कितना सारा हाउसिंग आ रही है, जबकि शहर छोटा है। तो अपने आप पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखो कितनी छोटी जगह है, उसके बावजूद कितना कंस्ट्रक्शन है। देखो अभी हम बहुत बड़े जंक्शन पे हैं। इस जंक्शन पे 4 वे ट्रैफिक है, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी फ्लो हो रहा है, ट्रक्स भी मूव हो रहे हैं, हैवी ट्रक्स भी मूव हो रहे हैं, और प्राइवेट ट्रैफिक भी मूव हो रहा है। आपने 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पर खड़े हुए, एक भी हॉर्न नहीं सुना होगा। कमाल क्या पता है, जितने भी ट्रक दिख रहे हैं, जितने भी ट्रक दिख रहे हैं, आप 10 मिनट से जितने ट्रक दिख रहे हैं, बस सारे ट्रक जो ड्राइवर चला रहे हैं या तो वो इंडिया से हैं, और या तो कुछ केसेस में वो चाइना से होंगे, लेकिन 90% ये ड्राइवर आप जो इस बस का देख रहे होंगे ये इंडिया का होगा।
और ये आया है, आप देख सकते हैं, मतलब इंडिया का है भी अगर सोच तो इंडिया का लग रहा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि एक परसेंटेज ऑफ ड्राइवर्स इंडिया से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर की अवेलेबिलिटी कम है। वो भी फॉलो करते हैं लेन ट्रैफिक, वो चेन्नई से आते हैं, कोर्स क्लियर करते हैं और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कैसे बदल जाता है, वो कल्चरल वैल्यूज कैसे बदल जाती हैं? बस तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो कल्चरल वैल्यूज इनहेरेंट नहीं है, हम इंडिया में भी इंडिया के बस। शहरों में भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल यही पॉइंट है मेरा, यही पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों को जहन में पहुंचना चाहिए कि वो सेम आदमी दुबई आता है तो रोड फॉलो करता है, वही सेम आदमी सिंगापुर आता है रोड फॉलो करता है, और वही सेम आदमी हॉर्न बजाना बंद कर देता है, और लेन ट्रैफिक जो फॉलो होता है उसको समझ में आ जाता है कि इससे तो गाड़ी और तेज चलती है। और ये पूरी वीडियो का बनाने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ पे जो दिखा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को थोड़ा ये दिखा रहे हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम्स है और सिंगापुर में ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है और इंडिया में देखो कितना ख़राब है। ये उद्देश्य नहीं है, ये दिखाना कोई भी टूरिस्ट आता है उसको दिखता है। उद्देश्य ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हम आराम से 1-2 साल के अंदर अंदर किसी भी शहर में, देश के किसी भी शहर में इंडिया में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस एक और जो इंटरेस्टिंग सिस्टम है, जब मैं देख रहा था, रोड के ऊपर कुछ कट्स लगे हुए हैं हेक्सागोनल रेक्टेंगल शेप के, तो वो मैंने रिसर्च किया तो वो सेंसर्स हैं जो एक ग्लाइड सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। इंडक्शन से पता करते हैं वो traffic। हाँ, तो वो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन शायद जाती है, और जिस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट ग्रीन ज़्यादा टाइम तक रहती है ताकि वो ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा हो जाए। मज़े की बात ये है कि जब मैं आईआईटी में था आज से 20 साल पहले, तो हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग कोर्स कर रहे थे, वो ये सेंसर्स पे पढ़ाई और ये सेंसर्स का प्रोडक्शन और उस पर टेस्टिंग, इस पर पूरा एक कोर्स है और उस पर पूरी एक ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है जो करते हैं, जिनको ये सिखाया जाता है। ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 20, 25, 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो एक वेट से या इंडक्शन से पता करते हैं कि कितना ट्रैफिक रोड पे है, और उसके हिसाब से जो ग्रीन लाइट होती है या जो ट्रैफिक लाइट होती है उसको मैनेज करते हैं। और एक सेंसर और एक रोड से कुछ नहीं होता है, ये सारे कनेक्टेड होते हैं। मतलब आप यहाँ से गाड़ी चलाएंगे और आप यहाँ से 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो सारे जो सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं देखने के लिए कि ट्रैफिक फ्लो कैसे हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग इंडिया में पढ़ाते भी ये चीज़ को। अब बस बात ये आ गई है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। हम तो यही बोलते हैं, आपको हमने क्यों बुलाया, हमने आपको इसलिए बुलाया कि ये चीज़ जो हम पढ़ते हैं इंडिया में, ये चीज़ जो हम सोचते हैं, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। तो आकर आओ ये देखिए और इसको इंडिया में ले जाके इम्प्लीमेंट करिए। भैया सिंगापुर ने तो ऐसी चीज़ ईजाद तो नहीं करी है, ये पहले जापान में आई, कोरिया में भी आई, यूएस में भी आई, हर जगह आई है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने ईजाद करी हो कि भैया ये लोग सुबह सो के उठे हो बोला कि चलो सेंसर लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी फॉलो किए रूल, इन्होंने भी फॉलो किए एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल हमको फॉलो कर रहे हैं। ये तो सेंसर लगाना है सब जगह, रोड बने हुए हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रेगुलेट ही तो करना है और उससे ट्रैफिक अच्छे से फ्लो होगा। सभी को कनेक्ट ही तो करना है सेंसर्स लगा के। तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप जैसे अब ये तो मेरे ख्याल से इंडिया का पहला वीडियो होगा, मजाक नहीं कर रहे हैं आप। इस बात को यकीन करें कि हमने कभी वीडियो नहीं देखा है जो रोड की क्वालिटी और रोड में सेंसर्स और रोड का ट्रैफिक की बात करे, एक कंट्री को दिखा के कि भाई यहाँ ऐसा तो अब इंडिया में लाना चाहिए। तो ये चीज़ हमने पहली बार जो करी है, अब और लोग इसकी आवाज़ उठाएंगे, जब और उठाएंगे तो और इसका एक स्टैंडर्ड बनेगा। एक और जो मैं मार्किंग देख रहा हूँ कई जगह पे ERP लिखा हुआ है, वो भी मैंने सर्च किया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग है। तो ERP है क्या, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि वो भी एक रोड पे जो स्पीड है और जो ट्रैफिक फ्लो है उसको अच्छा स्मूथली फ्लो करने का काम करता है। रोड वो स्पीड बूस्टर है एक तरीके से। नहीं, वो ERP का एक और मकसद है कि भाई वो कायदे से तो टोल है। आप समझ रहे बात को, कि जो हमारी रोड हैं इनका जो इंडिया में पे करते हैं तो रोड टैक्स पे कर दिया, तो इसके ऊपर आपने टोल पे कर दिया, तो वो टोल का ही एक पार्ट बन जाता है। यहाँ पर वो रेगुलेट करता है ट्रैफिक को भी। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंट्री और सिटी काफ़ी कंट्रोल्ड है, इन लोगों का मानना है कि भाई कैसे आप यूज़ करें टोल को आपका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो टोल ज़्यादा हो, तो जिससे कि आप खुद ही प्रायोरिटाइज करें कि भाई 9 बजे जाएंगे
तो टोल ज़्यादा पड़ेगा, 10 बजे जाएंगे टोल कम पड़ेगा। कि 10 बजे जाएंगे तो टोल लगा, ट्रैफिक ज़्यादा, टोल ज़्यादा हो गया, और आप 12 बजे गए तो टोल कम हो गया। और इस तरह से अगर उसको आप मैनेज करें, इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग कहते हैं उसको, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। कि किसी दिन जब कोविड था तो टोल बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि ट्रैफिक कम था, तो कभी 6-6 महीना ERP कुछ नहीं पड़ा। और किसी दिन वो $5-7 भी हो जाता है। सुबह आप जाएंगे देखेंगे $5-7 है। और ये लोग तो खैर काफ़ी इन्फोर्स करते हैं कि गाड़ी आप रोक नहीं सकते हो सड़क के बगल में कि उसको देखने के लिए, तो उस जगह काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है, अब उसको आप देख लीजिए कि इस कंट्री में आप पैसे देते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए और एक सर्टिफिकेट के लिए, उसको COE बोला जाता है। वो भी डिसाइड होता है मार्केट फैक्टर से, कि अगर बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदने को आए तो एक नंबर ऑफ गाड़ी ही अवेलेबल होती है बाय करने के। अच्छा। आप जैसे हर महीना इनकी वेबसाइट होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई इस महीने आप इतने ही 1000 गाड़ी खरीद सकते हो, तो उस पर बिडिंग होती है, उसको COE बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट। वो आज की रेट में खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट $100,000, मतलब करीब पड़ रही है 60 लाख रुपए, जो गाड़ी की कॉस्ट नहीं है। हाँ। गाड़ी चलाने का 10 साल के लिए सिर्फ दोबारा फिर लेना पड़ता है। तो ये सारे मापदंड इसी कंट्री में है। खैर मैंने वो मलेशिया में भी नहीं देखे हैं और वियतनाम में भी नहीं देखे हैं। टोल जो इलेक्ट्रॉनिक टोल है उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे इंडिया में फास्टैग देख लेंगे तो आप गाड़ी चली जाती है, यहाँ पे वो भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर लगे हुए हैं, गाड़ी आप चलाइए जितनी स्पीड पे चलाना चाहते हैं वो अपने आप कैप्चर कर लेता है। अब ये लोग मूव कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड। आप ये देखिए कि जहाँ ERP है वहाँ मेट्रो नहीं है, वहाँ आप कार के द्वारा ही जा सकते हैं। लेकिन जो रोड जिस पे ERP है उसमें मेट्रो नहीं है, लेकिन जो गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ मेट्रो हो। तो आपको अगर कार चलानी है, जो आपके घर में कार है, तो आप शायद उसका मज़ा लेना चाहते हो, तो आप दूसरी रोड से जाएंगे। आप मेट्रो पकड़ेंगे तो आपको दूसरी जगह से ले जाएगी, जो हाई ट्रैफिक सेंटर से ले जाओगे। तो रोड के हाई ट्रैफिक सेंटर और पॉपुलेशन के हाई ट्रैफिक सेंटर, ये दो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे लेट्स से आप इसके बारे में बात करेंगे, पब्लिक हाउसिंग है, आप इस पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं और आपकी तबीयत खराब है और आपको अपनी गाड़ी से डॉक्टर के जाना, तो आप जब डॉक्टर के जाएंगे तो आप हाई ट्रैफिक सेंटर से हाई ट्रैफिक सेंटर पे जा रहे हैं। आपका डॉक्टर कहाँ पर होगा? यहीं आसपास या थोड़ी दूर हाई ट्रैफिक सेंटर पे होगा, तो इसमें आपको ERP नहीं लगेगा। लेकिन आप जब शहर जा रहे हो, लेट्स से कहीं और जा रहे हो, शहर तो खैर पूरा बना जाएगा, लेकिन आपको डाउनटाउन जाना हो, CBD एरिया जाना हो, तो ये रोड एक दूसरे रास्ते से जाती है। आपने दिखाया मैंने आपको, जो अंडरग्राउंड पूरा बना हुआ उस पर ERP है। वो हाई ट्रैफिक सेंटर से नहीं जाती है, वो हाई ट्रैफिक रोड है और हाई ट्रैफिक सेंटर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली। उसके लिए आप ERP पे करिए। लेकिन अगर आपको ये गाड़ी आसपास घुमानी है, आपको आसपास जाके अपने बच्चे को स्कूल से उठाना है, आपको ग्रॉसरी लानी है घर पे, तो उसके लिए आपको ERP करने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी सोच समझ के बनाया जाता है। इसीलिए मैं आपको जैसे बात कर रहा हूँ कि सारी अथॉरिटीज़ अगर साथ में कोऑर्डिनेट करें कि मेट्रो जाएगी हाई पॉपुलेशन सेंटर से और रोड बनाएंगे तो पॉपुलेशन सेंटर के हाईवे से दूर से निकल के जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक होगा। तो इसको आप हाईवे के ऊपर अगर मेट्रो डालेंगे तो हाईवे के ऊपर मेट्रो चला के आपके सिर्फ गंतव्य और आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही कंज्यूम हो पाएंगे, बीच के लोग थोड़ी ना आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लोग ही रहते हैं। तो मेट्रो तो हमेशा हाई पॉपुलेशन सेंटर से जानी चाहिए। तो MRT की बात कर रहे थे और MRT में भी काफ़ी ट्रैवल किया, और एक बात जो दिखी, MRT और दिल्ली मेट्रो की अगर कंपैरिजन करें, और या किसी भी मेट्रो का इंडिया में कंपैरिजन करें, तो मुझे कमी कोई नहीं लगी फैसिलिटी वाइज। जो कार्डलेस ट्रांजैक्शन, मतलब कार्ड से जो एंट्री होती है, बस वो है कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे वो बैग डालना और पूरा चेकअप होता है। हमारे सिक्योरिटी का पड़ोसी एक देश की हाँ गिफ्ट है हमारे लिए। तो वो एक थोड़ा चेंज लगा। बाकी जो यूज़ करने में एज अ कंज्यूमर, एज अ ट्रैवलर, वो बिल्कुल उतना ही अच्छा है हमारा दिल्ली मेट्रो भी। तो एक चीज़ और नोटिस करिए, जो स्क्यूइंग ऑफ ट्रैफिक है हमारे मेट्रो में, मतलब एक कुछ स्टेशन में बहुत भीड़ होती है, कुछ स्टेशन में भीड़ कम है। आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक सेपरेट लाइन बना रखी है कि वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करे बिटवीन स्टेशंस, सर्किल लाइन। अच्छा।
कि आप अगर 2 स्टेशन है जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक है तो आप तीसरा स्टेशन में भी जा सकते हैं उतनी ही देर में, मतलब एक स्टेशन पकड़ के सर्किल लाइन कहते हैं कि आपको एक कम ट्रैफिक वाला स्टेशन मिल जाए जहाँ पे भीड़ कम हो, जहाँ से आप ट्रेन पकड़ सकते हो उतनी देर में जा सकते हो। ये प्लानिंग अगर इंडिया में आ जाए, सारी अथॉरिटी साथ में हो जाए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोग देखिए 100 में 30-40 तो पहुँच चुके हैं, 70-80 पहुँचने में सिर्फ सारी अथॉरिटी साथ में कर लें और नोडल अथॉरिटी एक बन जाए जो प्लान कर ले साथ में बैठ के, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप आगे 10 साल 5 साल देख के 20 साल देख के उसको इम्प्लीमेंट करें। अब वही बात आती है कि अब से रोड का ट्रैफिक अगर हमारा यहाँ का इसका अगर आप 10 गुना बढ़ा देंगे तो कहो यहाँ पर भी हॉकिंग शुरू हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हॉकिंग ना करने से कोई चिढ़ है। अगर इस रोड पे 1000 गाड़ियाँ आप डाल दो आज तो मुझे ये शक नहीं है कि कोई यहाँ पर भी हॉकिंग चालू हो जाए। लेकिन अब वही बात है कि लेकिन वो जो हमने बातें की कि कितने सारे फैक्टर्स हमने बात किया, उसकी वजह से वो भीड़ इकट्ठा होती ही नहीं है, ट्रैफिक जाम लगता ही नहीं है। जब फ्लोइंग ट्रैफिक होता है तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है, हॉकिंग भी कम होती है। तो ये सारे बड़े कारण हैं। एक और जो एमआरटी की हम बात कर रहे थे, एक और जो डिफरेंस मुझे लगा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी गए तो वहाँ पे भी जो मॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े और जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं उसमें मतलब सारा सब कुछ ऊपर है और नीचे मेट्रो स्टेशन है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखेंगे तो एक स्टैंड अलोन स्टेशन है और कहीं जाना है तो वो आसपास मार्केट है और ये सब है, वो सब कुछ वहीं है। तो ये मॉल बनाना स्टेशन पे तो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आप ऑफिस से आ रहे हो, आप स्टेशन में निकलोगे, सामान खरीदो, घर चले जाओगे। तो यहाँ पे तो हर मॉल में ग्रोसरी वाला होगा ही। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉल का रियल एस्टेट है, जो शायद हमने अभी इंडिया में देखना शुरू कर दिया कि हर मॉल में आप डोमिनोज दिख जाता है या खाने की जगह दिख जाती है, वो तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना तो बड़ा स्वाभाविक है। और उस चीज़ को ढंग से करें और शायद एक प्लानिंग से करें तो कहो वो ज़्यादा पैसे भी बनाएं, वो स्वाभाविक है। उसमें मतलब प्लानिंग नहीं कर रही है तो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट उससे अच्छी चीज़ क्या, अच्छी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक ट्रिप बचा लेते हैं मॉल की, एक ट्रिप बचा लेते हैं अगर आप सामान खरीदने ग्रॉसरी शॉप की, एक ट्रिप बचा लेते हैं आप पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा हर एमआरटी मेट्रो पे पोस्ट ऑफिस है ना। तो अगर आप एक ट्रिप बचा लेते हैं बार्बर की, आप आपने बार्बर देखे होंगे मॉल के बगल में होते हैं, क्यों हैं? क्योंकि आप ऑफिस से निकले, आपने 2 मिनट में बाल कटाया, घर पहुँच गए, है ना। तो आपको फिर वो ट्रैफिक जो शहर पे जाता, वो ट्रैफिक जो आपके सिटीज़ को क्लॉक करता है वो बच जाता है। फिर आप उतना ही टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर लीजिए, है ना, अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर, खेल लीजिए, घर पे एंजॉय कर लीजिए, आराम कर लीजिए, तो वो ट्रिप बच जाती है। तो यार ये ट्रैफिक कम होना ये कोई जादू वाली बात नहीं है, ये प्लानिंग की बात है। और जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग अगर आप एक बैठे साथ में और एक सिटी प्लान के साथ बैठे तो वो सारे जो सिटीज़न की जो नीड्स होती हैं उसको देख के प्लान किए जाते हैं। भाई आप जाएंगे तो एक नाई के पास जाएंगे, आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो ये सब चीज़ें का तो सिमुलेशन भी आते हैं। मैं तो यही पोस्ट करता रहता हूँ कि भाई इसके सिमुलेशन भी आते हैं कि आप एक नॉर्मल जो एक घर है उसकी कितनी ट्रिप होती है आप ये प्लॉट कर सकते हैं कि एक महीने में कितना निकलता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई एक घर है जो महीने में 25-30 हज़ार किलोमीटर चलाता हो, तो 1000 किलोमीटर चलाता है अपने आसपास। इसी अगर आप 1000 किलोमीटर को 500 कर दें, 50% कर दें उसकी ट्रिप्स और सारी सुविधाएं आसपास प्रोवाइड करते हैं, उसको भी खुशी, आपको भी खुशी, और वो कार यूज़ करना बंद कर दें। भाई एक बार कार चलाए, 5 बार पैर से चला जाए, पैदल चला जाए, है ना। और दूसरी बात ये है कि उसमें फिर आपको ऑयल ही बचता है। अब हो सकता हो कि दिल्ली की ट्रिप सिंगापुर से 5 या 6 गुना ज़्यादा हो सकता हो कि यहाँ जो ब्लू स्काई दिख रहे हैं और दिल्ली में जो ग्रे स्काई दिखता हो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कारें तो सेम है लेकिन ट्रिप ज़्यादा है वहाँ की। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको प्लानिंग लगेगी। छोटी मोटी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ तो ऐसे ही हो सकती हैं। देखिए आप धूल में मिट्टी की जगह आप हर जगह डाल दीजिए घास, तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। लेकिन बड़ी चीज़ें आप ऑप्टिमाइज़ कर लें अगर, तो वो तक काम हो गया पूरा। एक और पॉइंट जो पब्लिक हाउसिंग के ऊपर मैं पूछना चाहता था कि मुंबई में जैसे हम जाते हैं तो चाल बहुत दिखती हैं, तो यहाँ पे उस तरीके का क्या कॉन्सेप्ट, वहाँ पे उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि क्या है? देखो हम लोग जब जाएंगे यहाँ पे फूड कोर्ट में देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शायद हमने कभी दिखाया भी हो कि फूड कोर्ट में जहाँ पे
सर्व कर रहा है फूड कोर्ट वाला, वो लोकल सिंगापुरियन ही है, वो बाहर से नहीं आता है। ज़्यादातर आप देखेंगे लोकल ही लोग होंगे, तो वो रहते कहाँ हैं? तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो जिनकी दुकानें हैं, जैसे हॉकर सेंटर भी होते हैं इनमें अंदर, तो वो जो उन दुकानों को चलाते हैं वो भी उसी में रहते हैं, वो भी उसी में रहते हैं। अरे जो वहाँ पे खाते हैं। ये क्योंकि इंडिया में यूनिक है ये, क्योंकि वो बाहर से काम करने आते हैं और वहाँ पे दुकानें चलाते हैं, अरे वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हाँ, उनमें तो रहना। वो अब इंडिया की प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हाउसिंग इंडिया में नहीं है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि यहाँ हाउसिंग बहुत अफोर्डेबल है। आप प्लानिंग देखिए यार, प्लानिंग देखिए, ये हाउसिंग बनाई है, ये हाउसिंग बनाई है और सामने क्या है, स्कूल है। ये देखिए सामने स्कूल है, यहाँ से अभी 1 बजे 2 बजे खुलेगा स्कूल और बच्चे निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। देखिए यहाँ रहते हैं स्कूल में और यहाँ रहते हैं घर पे, सामने जाएंगे। और जितने भी स्कूल हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट मतलब आप समझ लीजिए इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट होता है उससे छोटा ही होगा, लेकिन एक एरिया समझ लीजिए, तो वो भी ट्रैफिक में कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। नोट करना है, नोट, इंडिया में स्कूल के बाहर गाड़ियाँ जो लगती हैं अलग ट्रैफिक खत्म नहीं होती हैं। यहाँ देखो सामने स्कूल है ये, और इस समय बज रहे हैं करीब 2-1 बच्चे निकले हैं, लेकिन एक गाड़ी दिखा दो यहाँ पे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती हैं, आती हैं, उनका उधर से एंट्री है 10-15 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे टैक्सी आ रही हैं। लेकिन इंडिया में देखो यार 100-50 गाड़ियाँ तो आराम से लगी होती है स्कूल, नॉर्मल जो स्कूल होता है उसके बाहर आप देख लीजिए। जैसे आपने ये पॉइंट बोला स्कूल वाला, तो ये भी मैंने देखा है कि जो जहाँ पे जैसे टैक्सी आती है या जहाँ पे पिकअप पॉइंट है बिल्कुल, वो पीछे मिलेगा, हाँ हाँ, और जो ड्रॉप पॉइंट है वो आगे मिलेगा। दैट इज वेरी क्लियर। तो उसकी वजह से कोई भी मतलब क्लैश नहीं होता है और कोई भी ट्रैफिक वहाँ पे एक जगह पे जाम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑटो वाला भी यहीं पे लगा के बैठा, ऑटो वाला भाई ये लॉजिक तो आप एयरपोर्ट पे भी देखते हैं कि अराइवल और डिपार्चर अलग अलग फ्लोर पे होते हैं भाई। और ये अब ये जब चीज़ें हैं, अर्बन प्लानिंग की बातें हैं कि हमारे इंडिया में अराइवल और डिपार्चर सेम फ्लोर पे एयरपोर्ट पे भी होता है। छोटे छोटे एयरपोर्ट पकड़ लीजिए आप, तो कानपुर एयरपोर्ट में वहीं अराइवल वहीं डिपार्चर, पुणे एयरपोर्ट में वहीं अराइवल वहीं डिपार्चर। पुणे एयरपोर्ट पे आप जाइए जो कि बस स्टैंड से बदतर है, अगर एक बड़ी फ्लाइट आई तो पूरा जो एयरपोर्ट का जो फ्रंट का एरिया है वो चौक रहता है 2 घंटा। और यही हालत थी पुराने बेंगलोर एयरपोर्ट की। तो अर्बन प्लानिंग जो बेसिक कॉमन सेंस होता है वो तो 100-50 साल से है कि ये तरीके होने चाहिए ड्रॉपिंग के, ये तरीके होने चाहिए पिकअप के। अब एयरपोर्ट में हमारे आ रहे हैं, देखिए आप T2 पे जाइएगा तो अराइवल अलग है, डिपार्चर अलग है, तो उनको ये भी अब समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें तो ये 50 साल से डिफाइंड है। लेकिन अभी सिर्फ वो पहुंचा है एयरपोर्ट तक। यहाँ पे हर बिल्डिंग में वही आइडिया, कॉम्प्लेक्स में, हर मॉल में, हर जगह पे अगर आपको पिकअप, होटल में भी, होटल में आप ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने ड्रॉप कर सकते हो, नहीं, उसके पीछे का रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे ही ड्रॉप होगा। एक कॉमन सेंस है कि जो ट्रैफिक इंग्रेस और ट्रैफिक आउटग्रेस सेम डोर पे होगा तो लोग आगे सामने वाले लोग एक दूसरे को हिट करेंगे। ये बस सिंपल सी चीज़ है भैया। आपके 1000 लोग अगर आ जाएं और 1000 लोग छोड़ें तो दोनों लोग हिट करेंगे। अगर हमारे स्टेडियम देखेंगे तो स्टेडियम में भी यही प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इतना बढ़िया बनाया है, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है कि इंग्रेस और आउटग्रेस कंट्रोल नहीं है। तो शाम के जब 7 बजे 6 बजे गेम ओवर होता है तो वहाँ लगता है जाम, तो 3 घंटे खुलता नहीं है और सारे लोग परेशान रहते हैं। और ये कॉमन सेंस है। इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है ये? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब वही पूरे वीडियो का पूरा जो हमारा उद्देश्य है वो वही है कि ये सब बहुत कॉमन सेंस चीज़ें हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। देखो एक चीज़ देखो ना यार, देखो प्रोग्रेशन देखो 1990 में तो कायदे से मेरे ख्याल से देश आज़ाद हुआ है 90 में, क्योंकि लिबरलाइजेशन था नहीं। 1990 के पहले तो ये लीगल था अपनी कंपनी बनाना, अपना कुछ आइडिया देना, अपना कुछ काम करना, एक्सपोर्ट करना। तो 90 के बाद आप ये सोचो कि देश आज़ाद 90 पे हुआ है, आप ये मत सोचो कि 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो जो 90 का आज़ाद हुआ देश है, तो अभी तो हाल के हाल 30 ही साल हुए हैं। एक लड़का जो 30 साल का होता है उसको मतलब जॉब लगती है, उसकी तो बिगनिंग हुई है। तो इंडिया करेगी इम्प्रूव, जल्दी इम्प्रूव करेगा, इसीलिए तो आप यहाँ पर उसी उद्देश्य से आए हैं कि भाई ये देख लो। हम ही लोग तो करेंगे ना, हाँ, हम ही लोग तो, हम देखो इंडिया बॉटम अप है, ये बात हमने अग्री करी। अगर हमको चेंज लाना है इंडिया में तो हम ये ऊपर ना देख के अपने आप में देखें और अपने आप से बोलें कि भैया हम लोग क्या कर सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। ये चाइनीज टेम्पल है, चाइना में नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे तोड़ दिए गए। जिसमें चाइनीज भगवान है, जिसमें सरस्वती उनकी और उनके ही गणेश, उनके आपके सारे जो डेटीज़ हैं जो वेरी सिमिलर टू इंडियन डेटीज़ हैं,
जो कि हम कवर करेंगे एक और वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सिमिलरिटी है उनके भगवानों में और हमारे भगवानों में। लेकिन सिंगापुर में उनकी पूजा अभी भी होती है, सिंगापुर में उनकी इज्जत अभी भी होती है, सिंगापुर में उनकी जो आराधना है और उनकी जो एक वजूद है वो अभी भी माना जाता है। और हर जगह आप देखेंगे तो वो ख़त्म कर दिया गया है चाइना में। आप राइट में देखेंगे तो अब वो आ गया है माटी, जो हमारी मेट्रो है। राइट में आप देखेंगे तो मेट्रो आ गई सिंगापुर की। मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आती है इंडिया की, आप जब अब कानपुर की बात करते हैं। जैसे कानपुर में मेट्रो आई है तो आईआईटी कानपुर से, कल्याणपुर से मेट्रो चलती है और आपकी मोदी झील तक आती है। वो स्ट्रेट रोड है, वैसे मेट्रो ऐसे रन कर रही है। मेट्रो ऐसे रन करती है स्ट्रेट रोड पे, और नीचे उतरते हैं तो बस भी उसी स्ट्रेट रोड पे रन करती है ट्रैफिक के साथ, और रिक्शा भी ट्रैफिक उसी में रन करता है, और स्कूटर भी उसी में रन करता है। आपको जब मेट्रो चलानी है तो जो आपकी बसेस होती हैं वो मेट्रो के परपेंडिकुलर जानी चाहिए, जिससे कि उसकी कवरेज बढ़े। कि हम भैया उस मेट्रो पे उतरे यहाँ पे, तुम यहाँ से बस पकड़ेंगे और उस बस पकड़ के हम शहर के अंदर तक जाएंगे, है ना। और ये मेट्रो ऐसे चलेगी तो आर्टीरियल मेट्रो हो गई और परपेंडिकुलर आपने बसें चला दी। हमें ये समझ में नहीं आता है कि मेट्रो से कम्पीट करने का फ़ायदा क्या है। इंडिया में आप बसों के रूट देखेंगे और मेट्रो के रूट देखें तो कम्पीट करते हैं दूसरे से। उसी रूट पे मेट्रो चलेगी, उसी रूट पे बस चलेगी। बेंगलोर में भी देखा मैंने ये चीज़ कानपुर में भी देखी है। दिल्ली का आप एग्जाम्पल बता दीजिए। लेकिन ये प्लानिंग मुझे समझ में नहीं आती है कि आप मेट्रो को कम्पीट क्यों करते हैं उसके साथ। बट एक कारण जो दिल्ली में जैसे कम से कम है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि बसों का जो किराया है कम है, मेट्रो से कम है, तो इसलिए वो कम्पीट भी करते हैं। और दिक्कत ये है कि दोनों लॉस में है, दोनों लॉस। डीएमआरसी भी और आपकी दिल्ली मेट्रो और आपकी बस डीटीसी। डीएमआरसी कितना लॉस है? डीएमआरसी में तो 80 लाख लोग रोज चलते हैं, तब भी लॉस है। हाँ, 3,000 करोड़ शायद है एनुअल लॉस। डीटीसी का भी काफ़ी है, डीटीसी का एक्चुअली ज़्यादा होगा। यहाँ मेट्रो भी प्रॉफिट में चलती हैं, अब बस भी, और दोनों यही कंपनी चलाती है। डीएमआरसी और डीटीसी अलग अलग। जब तक एक कंपनी नहीं चलाएगी तब तक कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। तो ये मल्टीपल गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाला भी तो एक इशू आ जाता है ना। जैसे सिंगापुर में जो बात करते हैं कि एक ही अथॉरिटी है जो डिसीजन लेती है और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली का ही स्ट्रक्चर लीजिए तो आपका दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर आपके म्यूनिसिपलिटी भी है। ये देख लीजिए नयानांग पॉली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के एपिसोड की ये वाला पार्ट है। इस जगह का नाम, ये कॉलेज है, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम, ये ITI है भाई यहाँ का। इस कॉलेज का नाम नयानांग पॉलीटेक्निक है। आपने ये नोटिस किया टर्म पॉलीटेक्निक? यंग लड़के जा रहे हैं। जो आपके जो वर्कर्स होते हैं, आपकी जो वर्किंग क्लास होती है, उसकी एक हायरार्की होती है, उसका एक पिरामिड होता है, उसकी एक नीड होती है, उसकी एक डिमांड होती है कि आपकी एक मैनेजर चाहिए होगा आपको, तो एक मैनेजर के साथ आपको 10 लोग चाहिए होंगे जो काम कर सकें, और 50 लोग चाहिए होंगे जो उस काम को आगे बढ़ा सकें। इंडिया में जो ये मैनेजरियल क्लास का ऑब्सेशन आ गया है, ये जो कीड़ा चढ़ गया है कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हम मैनेज करेंगे। ये देख लीजिए, एक और ITE देख लीजिए, देख रहे हैं, ये कॉलेज है हमारे साथ, काफ़ी इनका काम चलता है। ये दुनिया का पहला कॉलेज है जो हमारी कंपनी की सॉफ्टवेयर के साथ इसने एक कोलैबोरेशन किया, हमारे साथ कोलैबोरेशन किया। दुनिया का पहला कॉलेज जिसका हमने साथ काम किया है बहुत सालों पहले। आपको यकीन नहीं होगा, ये हमारे पास आए हमको फ़ोन करके कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं असेंबलीज़ के लिए, और हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि वो ये सॉफ्टवेयर समझें और ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और असेंबली के साथ काम करें। ये ITE है, ये IIT नहीं है, ये एक पॉलीटेक्निक है जहाँ पे लोगों को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है जो नॉर्मल वर्कर टूल्स होते हैं और वर्कर स्किल्स होती हैं, जिसको हम इंडिया में अपने से नीचे देखते हैं। जैसे हम एक प्लम्बर की बात करें जिसका एक बहुत ही ख़राब कॉनोटेशन है इंडिया में, प्लम्बर क्या होता है और कारपेंटर क्या होता है। इस स्कूल में आपको सारी स्किल सिखाई जाती हैं जो एक नॉर्मल वर्कर को आनी चाहिए, एक इंडस्ट्रियल वर्कर को आनी चाहिए। बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ से आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एयरबस से लेके लोकल कंपनीज़ में काम करते हैं। एयरबस तक में? एयरबस का तो यहाँ पर, हाँ, एयरबस का तो यहाँ पे एक
बहुत बड़ा सेंटर है और सारा एयरपोर्ट मेंटेनेंस बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा कितना अच्छा कॉलेज बनाया है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो एक प्राइड है, जो वर्किंग क्लास प्राइड कहनी चाहिए जिसको, कि आप मैनेजरियल प्राइड नहीं, जैसे ये ऐसे देखिए कैंपस आईटी का कैंपस है, ये आपका इंडिया का आईएम पकड़ लीजिए, आईआईटी पकड़ लीजिए, वो उतना जितनी फैसिलिटीज़ हैं उतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। काफ़ी मैसिव कैंपस है ये। अंदर की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। I've seen the college personally from inside। ये तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। तो यहाँ की यूनिक बात मतलब एक तो ये देखिए कि इन्होंने एसोसिएट किट दिया कि इतना अच्छा कैंपस बनाया, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उसके बाद उनका जो इंटीग्रेशन है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि आपके कंपनी के साथ किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ना तो वो इंटीग्रेशन, ना वो इस तरीके का प्राइड, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं हमारे जो आईटीआईज़ होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उनमें। तो हम क्या यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के पॉलिटेक्निक से हम क्या सीख सकते हैं इंडिया में? आप एक पॉलिसी बना दीजिए एक और, कि आईटीई हमारे जो आईटीआई होते हैं, जो आईटी वाला है, ऐसे अच्छे होने चाहिए। जो आपके आईटीआई हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के होने चाहिए। अगर आप ये पॉलिसी बना दें और ऐसे ही हमारे आईटीआई बना दें, जो आपने देखा आईटी देखा और इंडियन पॉलिटेक्निक देखा, हमारे पॉलिटेक्निक्स भी ऐसे ही बन जाएँ जिसका अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, क्योंकि मैनेजमेंट और गवर्नेंस का भी तो एक बड़ा हाथ होगा ना, कि आपसे कांटेक्ट कैसे कर पा रहे हैं कि वहाँ पे जो रन कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को। इंफ्रा देखिए, आप देखिए इस कंट्री का जो एक लेसन है, वो लेसन ये है कि इंफ्रा अगर आप डालोगे, इंफ्रा में ओवर इन्वेस्ट करते हो, तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती है। मुझे लगता नहीं है कि इनका मैनेजमेंट, आईटी का मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अपने आप से फॉरवर्ड लुकिंग अपने आप में था। इंफ्रा डाला तब हुआ। तो इसमें कैसे आपके साथ कैसे काम करते हैं, कैसे इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करते हैं, कैसे प्लेसमेंट्स होता है इन लोगों का, यहाँ पे जो पढ़ते हैं, यहाँ पे जो स्किल्स सीखते हैं उन लोगों का? देखिए, क्योंकि ऐसे हम लोग लेफ्ट में देख रहे हैं तो ये सेलेडार एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को सिंगापुर गवर्नमेंट ने बनाया प्राइवेट एयरपोर्ट की तरह। यहाँ पे सारी जो प्राइवेट एयरपोर्ट सर्विसिंग कंपनीज़ हैं वो लाई, जिसमें से रोल्स रॉयस एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेफ्ट में हमारे रोल्स रॉयस का बहुत बड़ा ऑफिस है। उसको जब यहाँ पे लाते हैं तो उनको डिमांड होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, जो कि ये कॉलेजेस फुलफिल करते हैं। तो बड़ा देखोगा 2 किलोमीटर दूर है कॉलेज आपका यहाँ से, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लिंक्ड करके सोल्यूशन है उसका। तो क्या डेडिकेटेड जैसे कंपनीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो फिर डायरेक्टली इन लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं? इनके कॉलेज का काम ही यही है कि जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज़ हों उनके साथ बैठ के काम करें और उनको जो वर्क पावर नीड्स और मैन पावर नीड्स हैं उनको पूरा करें। बट मेरा कहना ये है कि वो इंफ्रा के बाद आता है, इंफ्रा के पहले नहीं आता है। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अरे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आंसू आएंगे आंसू। ये लोग मेंटेन ऐसे करके रखते हैं ना। देखो एक चीज़ अगेन बात इस पे नहीं आती है कि कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, क्योंकि अमीर तो यूरोप भी है। मैंने पूरा यूरोप घूमा है, पूरा यूएस घूमा है। सिंगापुर इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई सी दैट विजन, जो इंडिया में अगर आप बोलो तो कि कीड़ा होता है लोगों में कि यार कुछ करें, अपने देश के लिए करें। तो हम जहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं जगह पंगोल है, उसका नाम है नॉर्थ शोर, जो जहाँ पे एक बीच भी है। जब मलेशिया पे जापानियों का कब्जा हुआ था, बाद में कहानी सुनी कि मलेशिया के जापानी कब्जे वाली, सिंगापुर पूरा ब्रिटिशर्स के अंदर था। तो ब्रिटिश जो थे वो इस टापू पे साउथ में थे। मलेशिया को जापान ने कब्जा कर लिया नॉर्थ से, और मलेशिया वालों को डिफेंड करने के लिए सिंगापुर में चारों तरफ नेवी लगा दी गई। तो मलेशिया के जो जापानीज़ थे वो मलेशिया के कॉजवे से सिंगापुर आ गए। कहते हैं कि वो साइकिल से आए थे, इतनी जल्दी उन्होंने पूरा आर्मी जो थी उनकी ट्रैवर्स कर लिया साइकिल पे। तो मलेशिया ने जब सिंगापुर पे कब्जा किया तो उस जगह से कब्जा किया जहाँ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग नॉर्थ शोर में आए, पब्लिक हाउसिंग है ये। पब्लिक हाउसिंग मतलब अगेन गवर्नमेंट ने बनाया पूरा, बट गवर्नमेंट हाउसिंग के साथ साथ
मॉल ही बनाती है। ये एक ऐसा मॉल है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट के मॉल में प्राइवेट सारे खाने की जगह, मैकडोनल्ड्स करके ऐसे सारी जगह हैं, बट अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी क्लीन बनाया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक ओपन मॉल है। तो देखो आप नीचे, देखो पार्क है, जैसे ये हाउसिंग से पार्क का कनेक्शन सीमलेस है। उससे नीचे उतरिए आप हाउसिंग से और यहाँ पे शॉपिंग। ये पब्लिक हाउसिंग है, ये ओपन मॉल है, और ये आपका एक छोटा सा, उसी में छोटा सा पार्क भी। जब ये देखोगे कि ये डिज़ाइन कितनी अच्छी तरह से किया गया है, तो इस जगह की दाद दोगे कि एक हाउसिंग की एस्टेट बनाया है, जो कि हम लोग इस समय शायद 3rd फ्लोर पे हैं, क्योंकि आपने गाड़ी नीचे पार्क करी है, लेकिन यहाँ से लगता नहीं है कि हम ऊपर आए हैं। आप देखिए सामने पूरा पार्क है, बच्चों के खेलने की जगह है और बच्चों का एंजॉय करने का एरिया है। फिर ये हाउसिंग है हमारी, देखिए सीमलेस। इसी को कह रहे थे आप, रोना आएगा। अभी तो रोना आगे आएगा, ये इन पे नहीं आएगा। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो बहुत सीनिक जगह है, वो मलेशिया के बॉर्डर पे है, जहाँ पे सी है। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको शायद इतना अच्छा व्यू कहीं और ना मिले। पब्लिक हाउसिंग के मामले में ये सारी जगह गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, बट गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये जगह नहीं दी। एक चीज़ होती है, जो करप्शन अगर नहीं होता है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है अपने लोगों के लिए, वो चीज़ मैंने यहाँ देखी है। ये सामने का व्यू देखो यार, सामने सी है, नीचे पार्क है, बगल में अफोर्डेबल हाउसिंग है, नीचे अफोर्डेबल खाना है और शांत इलाका है। ये जगह आपको यकीन होगा कि सिंगापुर की सबसे सस्ती जगह रहने वाली। ये हाँ इतनी अच्छी जगह पे। हाँ, सबसे सस्ती जगह रहने वाली। यहाँ से सीधे मेट्रो मिलती है जो सिंगापुर के सेंटर तक जाती है। जगह बहुत सस्ती है, इनफैक्ट एक्चुअली द मोस्ट सस्ती जगह इन सिंगापुर। और ये बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल बाहर। अब मैं एक जगह दिखाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने MRT 10 साल पहले बना के रखी हुई है। उस MRT का स्टेशन बना के रखा हुआ है, लेकिन वो बंद है। बंद है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। तो हाउसिंग बाद में आई, MRT पहले आ गई। अब ऐसा थोड़ा ना होता कि MRT और हाउसिंग बिल्कुल साथ साथ चले और सेम महीने में उद्घाटन हो, सेम साल में उद्घाटन भी नहीं। 10 साल पहले बना के रखी हुई है। मैं 10 साल से उस स्टेशन को देख रहा हूँ। तो एक गवर्नमेंट अगर क्लीन और यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। बहुत अच्छी हवा आ रही है। ऊपर देखिए आपके हेलीकॉप्टर के पंखे लगा रखे हुए हैं। ये देखिए, कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जाए उसको उतारिए, हेलीकॉप्टर बनाइए, निकल लीजिए। ये कुछ ज़्यादा हो गया। और ये देखिए सामने ज़बरदस्त व्यू। ये इमेजिन करो आप इंडिया में कि सी फेसिंग पब्लिक हाउसिंग। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर आ जाओ, कूद जाओ यहाँ से। कोई प्रॉब्लम। चलो लेट्स गो डाउन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि हम इस समय करीब 20 किलोमीटर दूर हैं जो सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हम लोग जहाँ पे हैं वो मलेशिया सामने है। इससे ज़्यादा दूर आप सिंगापुर में नहीं आ सकते हैं अगर आपको उस जगह से आना। तो ये कौन सी जगह, तो यहाँ पे सारे जो सिंगापुरियन लोकल्स हैं वो रहते हैं। आप अगर आप जगह देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। पानी के बगल में अच्छा व्यू मिल रहा है। और सारी जो बिल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारी बिल्डिंग पब्लिक हाउसिंग है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है हमारे सिटीजन्स के लिए, सिंगापुरियन सिटीजन्स के लिए। मेन बात यहाँ पर क्या है, मेन बात ये है कि अगर आप अपने सिटीज़न को अच्छी सी हाउसिंग प्रोवाइड करें जो अफोर्डेबल हो, और वो उनको एक रहने की अच्छी जगह प्रोवाइड करें, तो उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड मीट होती है, जो नीड रहने की और फैमिली बिल्ड करने की नीड होती है। इनका जैसे यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं HDB में, यहाँ पे अगर इनका रेट कितना होगा, मतलब खरीदने अगर लोग जो मिडिल क्लास के हम बोलते हैं कि यहाँ पे लोग रहते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल है। हाउसिंग में तो मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट को स्टेप करना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग इज़ अ बेसिक नीड। जैसे रोड होती है, हाउसिंग इज़ पार्ट ऑफ, आज की डेट में भैया हाउसिंग इज़ पार्ट ऑफ इंफ्रा, बेसिक इंफ्रा। क्योंकि अगर आप हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हाउसिंग की जो कॉस्ट है, आप US में भी देख लें, आम आदमी को हाउसिंग उसके परे हो जा चुकी है, तो कॉस्ट उसकी रुकती नहीं, क्योंकि इट बिकम्स ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल। आपको एक और चीज़ बताएं, यहाँ पे आप ये जो HDB के अपार्टमेंट्स हैं, इनको एज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं खरीद सकते हैं। तो एक आदमी को एक ही मिलता है,
आप समझ ना आपको, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 10 एप्लीकेशन डालने और 15 बेनामी अकाउंट से लेना। एक आदमी को एक ही मिलता है, अगर वो चेक भी करते हैं, अच्छा हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चेक भी करते हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर आपने उसको भाड़े पर उठा दिया तो आपको आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अच्छा। हाँ भैया, भाड़े पर नहीं उठा सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको भाड़े पर उठाना है, आपको उसको रेंटल देना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको एक एफिडेविट डालना पड़ता है। आप उनके साथ मतलब उनको पूरा यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, यू टेल देम। आप ऐसे नहीं कि आपने ले लिया और आप कहीं और रहना है, अपने पेरेंट्स में रहना और ये भाड़े पर चला दिया। नहीं, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे इतना अफोर्डेबल है अभी रहने के लिए ही, तो लोग इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो अपने आप ही नहीं रहा ना फिर उसके बाद, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, उस इतना प्राइसेस नहीं है कि आज आपका 50 लाख का है, कल 1.5 करोड़ का हो गया। वो एक स्टेबिलिटी भी तो है ना प्राइस में। जो कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं जिसको, जैसे कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, उनका प्राइस भी बढ़ता है। और ये सबसे बढ़िया बात है सिंगापुर की, उसके प्राइस को भी कम करने के लिए यहाँ की सरकार बहुत काम करती है। यहाँ पर एडिशनल बायर स्टैम्प ड्यूटी ABSD लगा रखी है कि अगर आपको 2 अपार्टमेंट दूसरा अपार्टमेंट चाहिए तो आपको 20% एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है। प्राइवेट में भी, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, पब्लिक तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी सरकार आपको लोन नहीं लेने देती है। एक अपार्टमेंट के बियॉन्ड दूसरा अपार्टमेंट, पहला अपार्टमेंट आप खरीदेंगे तो आपको लोन मिलेगा, दूसरा अपार्टमेंट आपको 50% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक उसका परसेंटेज होता है, तीसरे में 30% ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये अप्लाई करता है अपार्टमेंट को, ये और अप्लाई करता है कार को भी। अच्छा। हाँ, कार को भी। क्या लगता है इसीलिए तो कार आपने एक ले ली, दूसरे कार में आपको लोन नहीं मिलेगा। आपके लोन की जो क्योंकि भाई देखिए 0% लोन, 0 डाउन पेमेंट लोन, 10 कार ले लेंगे लड़के, 20 कार ले ली, चला रहे हैं नहीं। पहली कार में आप लोन ले लीजिए, ठीक है, दूसरी कार में आपको वो भी जितना फिक्स्ड 70-80% के ऊपर नहीं मिलता है, उसके बाद फिर आपको लोन नहीं मिलता दूसरी कार पे, और दूसरी कार का लोन कम होता है, तीसरी में और कम हो जाता है, आपको कैश देना पड़ता है। ये सब पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अति नहीं होती है। अब ये हमने डाला इंडिया में, और इंडिया में अगर किसी ने 25 एप्लीकेशन डाल के अपने माँ बाप भाई बहन दुनिया भर के लोगों से मिलवा के एक पूरा जो 100-500-200 यूनिट ये सब ले गया, तो फ़ायदा क्या रहेगा इसका? तो ये चीज़, ये भैया ये आसान गुत्थी नहीं है। गवर्नमेंट बना भी दे अच्छी, गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर दे, उसके बाद तो हमारे लोग भी ऐसे हैं ना कि मतलब उठा के एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो आपने अच्छी बात की कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे नोएडा की बात करते हैं, नोएडा या गुड़गांव, जो जिन दोनों सिटीज़ के कुछ पार्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे लगते हैं, तो उन सिटीज़ में भी आप देखते हैं कि हर साल इतने लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, और उनको बहुत दिक्कत होती है रेंट आउट करने में फ्लैट्स को। एक तो मिलते नहीं है, आजकल तो इतना बुरा हाल हो गया है कि आपको ब्रोकर को दिखाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, ब्रोकर को 1 महीने का आपको रेंट देना पड़ता है। भैया नोएडा तो ये सारा एक सप्लाई का इशू है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आ रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको दिक्कत है, तो जो लोअर मिडिल क्लास है या जो मतलब फैक्ट्रीज में काम कर रही है, तो उनके लिए हाउसिंग आप देखिए ना, उस क्वालिटी में वो डिग्निटी का भी इशू है कि वो जो आपकी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो कैसे रह रही है। अब वो अगर इस तरीके के फ्लैट्स में रह रही है, और एक आपको पता है कि दिल्ली में, नोएडा में, NCR में या और किसी भी सिटी में ले लिए, चौल में रहते हैं लोग, मुंबई में, तो ये डिग्निटी का भी इशू है। हाउ डू यू टेक प्राइड? घर ही नहीं मिलेगा। अरे नोएडा गुड़गांव की बात कर रहे हो यार, हम तो बोल रहे हैं कानपुर में जगह नहीं मिल रही है आजकल यार। कानपुर के जो आसपास के इलाके हैं, गांव से लोग, अभी देखो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी इंडिया में डाइकोटमी है, जो हम लोगों को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको समझना पड़ेगा कि गांव में कोई रहना नहीं चाहता है। अगर आप बोलेंगे कि गांव में सारी सुविधा प्रोवाइड करिए, जैसे कि आपकी सीवेज हो गया, टॉयलेट हो गया, इंफ्रा हो गया, रोड हो गया, तो गांव भी आपके शहर बनने लग जाएंगे। तो हमने देखा है, आप जापान चले जाइए, उनके छोटे छोटे गांव होते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज होती हैं, तो वो शहर की तरह होते हैं। स्विट्ज़रलैंड देख लीजिए, शहर की तरह होते हैं। कोई भी आप गाँव, जो हमारे दिमाग में गाँव है ना कि भाई मट्टी की सड़कें होंगी, बारिश होगा तो कीचड़ हो जाएगा, लेकिन रोमांटिक जो हमारा आइडिया है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो कानपुर में भी जब गांव से पलायन होता है, आदमी जॉब ढूंढने आता है खाना पेट के लिए, तो कानपुर में भी रहने की जगह नहीं बची।
आप समझ लीजिए कि कानपुर में अगर आप एक इकाई डालें, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, तो उसके आसपास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, रहने की जगह नहीं होती है, तो लोग अपना काम करने के लिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। भाई आप अब ये सोचिए ना कि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम फैक्ट्रीज डालेंगे। आपने डाल दी फैक्ट्री नोएडा के पास, उसमें डाल दिए भैया 1 लाख रोजगार हम प्रोवाइड करेंगे, रोजगार तो प्रोवाइड कर दिए, घर कहाँ है रहने को? भाई अगर आप 15-20 हज़ार की जॉब देंगे, 15-20 हज़ार में आदमी गाड़ी भी खरीदेगा, 10,000 का तो किराया ही दे देगा हाँ। रहने का। खाना भी खाएगा, बच्चे भी पैदा करेगा, फैमिली भी रखेगा और गाड़ी भी लेकर आएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो बिना रहने की जगह के, ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझने को, बिना रहने की जगह के आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ही नहीं सकते हैं। फॉक्सकॉन 1 लाख की यूनिट डाल दे, पर 1 लाख लोगों को वहाँ लाने के लिए भाई गांव में नहीं रहने वाले ना वो लोग, तो शहर आके काम करेंगे आपकी जहाँ पे डालेंगे। हाउसिंग की जब बात आती तो वास्तव में ये एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे हमने रोड्स की बात की, हमने और चीज़ों की बात की, वो रिलेटिवली ईजियर है सॉल्व करना। हाउसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स। हमको एक बार बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इंडिया में इंटरव्यू करना हो तो किस आदमी के साथ बात कर सकते हैं जो इंडिया का अर्बन लैंडस्केप के बारे में बता सके? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई आदमी अभी इंडिया में है नहीं, कोई आदमी औरत पर्सन नहीं है, हमारे पास कोई नोडल अथॉरिटी नहीं है जो अर्बन लैंडस्केप या अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हो। ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट का अपना अलग है, स्टेट बैंकक्रप्ट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारा जो सिस्टम है इस समय, वो डिज़ाइन ही नहीं किया गया है कि अर्बन हाउसिंग और अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सारी मेट्रो तो आई हैं, वो सारी सेंट्रल ने सपोर्ट करी हैं। सारी जो हाईवेज आ रहे हैं वो तो सेंटर बना रहा है, तो हमारे तो स्टेट तो बैंकक्रप्ट है, तो स्टेट कैसे बनाएंगे सिटी को? तो ये इस पे तो सबसे बेसिक चीज़ पे तो बात ही नहीं हो रही कि कौन सी वो नोडल अथॉरिटी है जो इस प्रॉब्लम को लेके डिस्कशन चालू करे। अभी हम लोग पहली बार तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बचपन से कानपुर में रहा हूँ, कानपुर देखता आया हूँ, लेकिन मुझे तो आंसर आज तक ये आंसर नहीं मिला है कि भाई कानपुर की कौन सी अथॉरिटी है जो हम लोग की रोडों की जिम्मेवारी ले। क्योंकि कानपुर में क्या है, आपका एक हो गया डीएम, एक हो गया आपका एमएलए, एक हो गया है आपका एमपी, एक हो गया है आपका मेयर, तो 6 ठो तो अथॉरिटी हैं जिनका सेम ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन है। तो इंडिया में कोई अथॉरिटी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो इस समय यही है ना कि मतलब इंडिया में इस समय कोई अथॉरिटी नहीं है जो इस पे वर्क कर रही हो। तो पहली तो प्रॉब्लम ये है कि हमको नितिन गडकरी ऑफ अर्बन लैंडस्केप या अर्बन चेंज, और आ भी जाए तो स्टेट सब्जेक्ट है। ये दिक्कत है, इंस्टीट्यूशंस का भी तो दिक्कत है ना। यही तो मेन दिक्कत है यार, यही तो मेन दिक्कत। गवर्नेंस का बहुत मल्टी लेयर्ड, जो हमने मतलब रोड्स और मेट्रोज की भी बात की, उसमें भी वही प्रॉब्लम है। मेट्रोज में और बसेस में उनका ही एक नहीं है। बताओ ये कैसे एक शहर में वही रोड जा रही है, पूरे देश में कैसे एक हो? अब एग्जांपल दें, जैसे कि ये पीछे की हाउसिंग है, इस हाउसिंग में अगर एक्स नंबर ऑफ पीपल हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं कि भाई एक्स नंबर ऑफ पीपल से वाई नंबर ऑफ रोड्स आएंगे, वाई नंबर ऑफ कार्स आएंगी, वाई नंबर ऑफ कार्स से चलो रोड की कैपेसिटी सी हो गई, तो इसके हिसाब से रोड डिफाइन करते हैं। तो ये सिमुलेशन होता है, मॉडल में डाला जाता है। मॉडल में डाला जाता है, सिमुलेशन होता है, उसके बाद आता है कि भैया इतनी तो कार हैंडल कर लेंगी, बाकी हैंडल करेंगी आपकी मेट्रो, उसके बाद इतनी हैंडल करेंगे आपकी बस, तो यहाँ पे होने चाहिए बस स्टॉप, यहाँ पे होने चाहिए आपके कार के पार्किंग एरिया। आप कभी देखोगे आप कोई भी रोड पे कार पार्क किसी का पड़ी देखियो, सब अंडरग्राउंड कार पार्क है यहाँ पे 3 लेवल अंडरग्राउंड, यहाँ से लेकर चले जाएंगे 3 लेवल अंडरग्राउंड कार पार्क। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में आप लोगों को बोलें कि ले कार मत लो, कार तो लेंगे लोग, आप जानते हो एस्पिरेशनल चीज़ होती है यार। ये तो मुझे समझ में आता है इंडिया में कि इंडिया में तो आप जो लेजिस्लेटिव चीज़ें होती हैं बड़ी जल्दी हो जाती हैं और बड़ी जल्दी लोग उसको डिमांड भी करते हैं। इंडिया में लेजिस्लेटिव जो कीड़ा है ना कि लॉ बना दो कि ऑड और इवन डे कार चलाएंगे आप कार नहीं खरीदेंगे, मैंने कार खरीद ली, मेरे लिए ठीक है, अब आप नहीं लेंगे। ये बहुत है क्योंकि लोगों को ये दूसरों को डिप्राइव करना बड़ा अच्छा लगता है कि भैया हमने जहाँ पे मिडिल क्लास लाइफ जी ली या अमीरी जी ली या दूसरा आदमी ना जिए, तो कारें नहीं होनी चाहिए। इंडिया में एक और दिक्कत है ना कि ये तो चलो फिर भी मिडिल क्लास है, आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी गाड़ी पूरे शहर में किसी के घर के बाहर खड़ी नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है, एक्सेप्ट एक एरिया में जहाँ पे वो कंजर्वेशन वाला जो एरिया है। नहीं देखो अगेन वो ये ना कि रूल फॉलो करो यार, जहाँ पे पार्किंग पार्क करो, रोड पे पार्किंग होती है कहीं पर पार्क करते हैं, रूल फॉलो होता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखी है तो अंडरग्राउंड होता है। तो हमारे जो पोश इलाके हैं, जैसे दिल्ली का ले लो, गुड़गांव का ले लो, सबके सब
बाहर गाड़ी पार्क करते हाँ, हैं। ये तो बहुत मतलब चाहे 5 करोड़ की गाड़ी है वो भी बाहर ही पार्क है, सामने खड़ी सड़क के बाहर, घर के बाहर। पूरा आधा रोड इधर वाले घर वालों ने ले एरिया रखा नहीं है, है। आधा इधर वालों ने ले रखा है। तो ये कम से कम इतना रूल तो हम कर ही सकते हैं कि भाई अगर आप गाड़ी लेने आ रहे हो तो पार्किंग स्पेस तो दिखा दो। भैया मुझे प्लानिंग अथॉरिटी या जो भी प्लानिंग करता है, सिटी प्लानिंग करता है, उससे अगर आप बात करो तो आप ये अगर ये क्वेश्चन पूछो कि एक रोड पे कितनी कार की कैपेसिटी है, और आप लेजिस्लेशन पे मत जाओ कि चलो हम कार बंद कर देंगे लोगों की, आप उसके अराउंड सोल्यूशन निकालो कि क्या सोल्यूशन होता है। चलिए बजट पे जाओ, बजट आप चलिए कितना चाहिए, किस हिसाब से कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा टू गेट दैट अमाउंट ऑफ कार कैपेसिटी पार्क्ड प्रॉपरली। तो वो सोल्यूशन लेकर आएंगे कि चलिए अंडरग्राउंड कार पार्क हो सकते हैं हमारे, या हमारे मल्टी लेवल कार पार्क बना सकते हैं हर एरिया पे। वो जब सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप यही जो यहाँ पे बन रहा है वहीं पर वापस आएंगे। जहाँ जहाँ यहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं हो सकता वहाँ वहाँ आप कार पार्क देखेंगे जो मल्टी स्टोरी हैं। जहाँ जहाँ मल्टी स्टोरी नहीं हो सकते हैं, जगह नहीं बची, वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि एरिया में पब्लिक हाउसिंग नहीं दी है, हटा दिया, पार्क डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाता है क्योंकि पूरी अथॉरिटी साथ में काम करती है। अब यही प्रॉब्लम है ना कि अगर आप एक अथॉरिटी नहीं बनाएंगे जो सोल्यूशन निकाले। यहाँ पे एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं है। मतलब जो ओपन कंसेप्ट है ये। हम जो इंडिया में जो प्राइवेट आपने बात गेटेड सोसाइटीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि भाई बाहर से कोई नहीं आएगा और सिक्योरिटी रहेगी। तो यहाँ तो एकदम ओपन है सब कुछ, और ये सारे मतलब मोस्टली सभी जगह में ये है। सारी जो नई हाउसिंग आई है उसमें कोई भी दीवार नहीं है, तो ये दीवारें ना बना के इन्होंने काफ़ी ग्रीनरी लगाई है। ये नया कंसेप्ट है। और एक चीज़ और दिखाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि सिंगापुर में या एक्चुअली मुझे सिर्फ यही मिलता है कि चीज़ों का प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि एक लेवल ऑफ हाउसिंग है जो आपको कहीं और पुराने स्टेडियम मिलेगी जो बड़े पुराने स्टाइल से बनाई गई है, फिर उस पर अपग्रेड, फिर उस पर अपग्रेड, ऐसे करके ये लोग हर 3-4 साल में डिज़ाइन अपग्रेड करते हैं। ये लेटेस्ट है। इस लेटेस्ट डिज़ाइन अपग्रेड का फंडामेंटल ये है कि भाई कोई भी गेट और कोई भी वॉल नहीं होगी। अब ये सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है, भाई बात तो सही है, लेकिन अब कंट्री सिक्योर है तो भी ये इतनी सिक्योरिटी इशू नहीं पड़ता होगा कि आप कभी भी अंदर कोई भी वॉक कर सकता है। नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है ना कि दूसरा देश अटैक करने वाला है, लेकिन ये चोरी वोरी वाली बात है ना, जो क्राइम है वो नहीं है, तो इसलिए ओपन रख सकते हो। नहीं, वो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी गार्ड भी नहीं है यहाँ पे करने के लिए। इस तरह की जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं कितने की फ्लोर की है, 15 या 18-15 फ्लोर की है। 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें आपने कितनी बिल्डिंग देखी होंगी? ये बहुत। आप गिनने जाएं तो ये 100 से 500 की रेंज में, इससे कम नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन 3-3.5 करोड़ होगी। तो अगर हम 3 CR की पॉपुलेशन सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कोई भी स्लम ना हो और आदमी इज्जत से रहे और आदमी को एक अच्छी हाउसिंग प्रोवाइड करी जाए, तो हमको तो 10 गुना बनाना पड़ेगा इससे आराम से। तो हमको अगर ये 1000 बिल्डिंगें बनानी है ऐसी, तो इसके लिए तो हमको पूरा सिस्टम चाहिए होगा, ऐसे तो नहीं बनने वाली है। और अगर हम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमें नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही रहेगी और उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे रहेगी। तो ये बिना ये प्रोवाइड करे सोल्यूशन नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बिना आगे बढ़ना सोल्यूशन नहीं है। 45 करोड़ के गुड़गांव में फ्लैट बिक रहे हैं यार, 45 करोड़ के क्यों बिक रहे हैं भाई 45 करोड़? अच्छा, मैंने भी ये ट्वीट किया था और मुझे जो जवाब मिला वो ये था कि लोग फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, लोग अपना जो नेबरहुड है वो खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और कुछ नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो लॉक्ड इन एन एसेट है। आपको 45 करोड़ का डिप्लॉय करने हैं। मान लीजिए आपके पास 45 करोड़ नहीं, ज़्यादा पैसे हैं, 400 करोड़ आपको डिप्लॉय करने हैं, आपको इक्विटी नहीं खरीदनी है। लैंड खरीदने जाएंगे आप, तो लैंड में अगर आप बिल्ट अप लैंड नहीं है तो उसमें काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं, है ना। तो आपको बिल्ट अप जगह चाहिए। बिल्ट अप जगह में आपका अपार्टमेंट है, सेफ है, टाइटल मिलेगा आपको। इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है उसमें। आप देखिए सूत्र क्या है क्या नहीं सूत्र है, उसमें तो बाद में जाएंगे, लेकिन वो और जो ये 45 करोड़ का खरीद रहा है वो उसके पास कम से कम 4-5 घर ऑलरेडी होंगे, फार्म हाउस भी होंगे। हाँ। तो Built-up ये भी space खरीद रहा तो है। वो दूसरा मतलब जिसको वो घर मिलना चाहिए, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक घर के बाद आपका जो मेरा मतलब तो- कैपेसिटी है लेने की वो घट जाती है। भाई- सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बना रखी हैं। भाई आपके स्टॉक मार्केट का अगर मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है, जो कि एक एसेट है, अगर आप $1 ट्रिलियन डिप्लॉय करेंगे जो होम एसेट है, तो इतने तो होम ही नहीं बना सकते हैं आप।
तो मेरा तो मानना बड़ा सिंपल है, जो यहाँ की गवर्नमेंट का भी मानना है और चाइना का भी मानना है कि होम शुड नॉट बी यूज्ड बियॉन्ड पॉइंट एज अ मीनिंगफुल वे ऑफ डिप्लॉइंग कैपिटल। मतलब कि आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 करोड़ सोचिए सबसे पहले कि चलिए मैं 45 करोड़ के 2 फ्लैट ले लूँ। ये अपने आप में जो सोच है, ये सोच तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि लैंड कितना आप बनाएंगे। तो ये अच्छी भी बात है ना, इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है कि वो जो अनप्रोडक्टिव एरियाज हैं ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, उसमें ना जाए, वो पड़ा ना रहे वो पैसा फालतू में, वो कहीं और डिप्लॉय होगा तो वो काम आएगा। करेक्ट करेक्ट। और ये प्रॉब्लम बाय द वे ऐसा नहीं है कि इंडिया की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वेस्ट की भी प्रॉब्लम है। कि आपने सुना होगा कि ब्लैकस्टोन वगैरह इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी यूएस में काफ़ी प्राइवेट होम्स खरीद रही हैं, आपने सुना होगा ये चीज़, थ्रेड भी आते हैं। और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि फ्लोरिडा में उन्होंने काफ़ी होम्स खरीद लिए, क्योंकि फ्लोरिडा में मूवमेंट आई लोगों की कि मूव करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही कर लिया और एसेट को इन्फ्लेट कर दिया और फिर बेच दिए। और ये चीज़ तो काफ़ी जग जाहिर है, ज़ीरो विलो करके ज़ीरो ने भी प्रॉपर्टी अपनी खरीदना शुरू की थी। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि होम जैसे हमने देखा एक हाई डेंसिटी जो रहने की जगह होती है वो प्लानिंग के अराउंड होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए पूरी बिल्डिंग आपने बनाई, यहाँ मेट्रो बना दी, यहाँ रोड बना दिया, अब ये पूरी बिल्डिंग जो है आपकी एम्प्टी है, इन्वेस्टमेंट एसेट चला गया, तो सारा जो मॉल वॉल है ये सबका जो आपका थ्रूपुट है सफ़र करेगा, पूरी प्लानिंग दही की दही रह जाएगी। खाने का हमने पहले भी कवर किया था, जहाँ पे हमने खाना कवर किया था, एक शहर में हम लोग खाना खाने गए थे, हॉकर सेंटर, ये दूसरा हॉकर सेंटर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी फैमिलीज़, बच्चे कितने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। बच्चा आपको अगर रखना है घर पे तो आपको ऐसी खुली जगह पे ही रख सकते हैं, क्योंकि बंद जगह पे अगर आप रखेंगे बच्चे को तो ना आप कुछ रहेंगे ना बच्चा कुछ रहेगा। तो आप देखिए हर टेबल पे कोई ना कोई बच्चा, आप देखिए कैमरा घुमाइए, हर टेबल पे आपको एक बच्चा दिखेगा। लेकिन चाय अच्छी नहीं है, तो ये ब्लैक पिल है सिंगापुर का, चाय अच्छी नहीं है। ये पिला दो तो चाय अच्छी है बे, तुम्हारी चाय बनाए। हमारा इंडिया का सब कुछ खराब, यहाँ की चाय अच्छी नहीं है, ये भी नहीं सुनना है। ये भी नहीं सुनना। ईरानी चाय है, ईरानी जैसे हैदराबाद वाले को पसंद है। चाय अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक और चीज़ है यार, एक और चीज़ अगर आप थोड़ी सी इसमें 2 मिनट इसमें स्पेंड कर दो कि ये ओनली कंट्री है जो एक नेशन स्टेट आइलैंड छोटा सा है जिसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है। तो इतना सारा काम करना, जबकि 5 मिलियन पॉपुलेशन है, आर्मी भी रखना, नेवी भी रखना और एयरफोर्स भी रखना, और एयरफोर्स ऐसी एयरफोर्स जिसमें F-16 हो, तो आसान काम नहीं है। ये बात पे तो मतलब अग्री करते हो ना? बिल्कुल। ऐसी चीज़ें। और एक और चीज़ और है कि यहाँ पे ड्राफ्ट है, 18 साल के बाद आपको 2 साल आर्मी में जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ये अपने आप में लोग इसको सिंगापुर सिटीजन्स ओनली, सिंगापुर सिटीजन ओनली, एक्चुअली सिंगापुर सिटीजन ओनली, एंड आई थिंक सम permanent residents also that have been here, but mostly Singapore residents, and also only male residents. ये स्टेशन पिछले 10 साल पहले बन के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं आया है, और कंस्ट्रक्शन नहीं आया इसकी वजह से स्टेशन खुला नहीं है। 10 साल पहले बना दिया था गवर्नमेंट ने। मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ और इसको मैं स्टेशन को देख रहा हूँ, ये बंद स्टेशन है 10 साल से। तो ये ओवरहेड MRT जाती है, इसको LRT बोलते हैं, लाइट रेल है, और ये पूरे जो पंगोल एरिया है इसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये स्टेशन जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये बनाया जा रहा है सिंगापुर का एक पार्ट, आगे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो खुलेगा अगले 2 साल बाद, और उसके बाद ये स्टेशन खुलेगा। 10 साल से स्टेशन बंद है और 10 साल पहले ही डिज़ाइन कर लिया गया था। अगर ये इंडिया में होता तो लोग बोलते कि भाई 10 साल से स्टेशन क्यों नहीं खुला है, लेकिन यहाँ की प्लानिंग इतनी अहेड होती है कि 10 साल पहले इन्होंने स्टेशन बना दिया था, अभी तक खुला नहीं। ये है सिंगापुर का सेमीकंडक्टर हब, जो आने वाले दिनों में ताइवान से बड़ा होने वाला है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, हाहाकार बिल्डिंग दिख रही है आपको लेफ्ट में, ये कंस्ट्रक्शन 24 घंटे चल रहा है। ये यहाँ का सिंगापुर का सेमीकंडक्टर हब है। आसमान है बात को। और ये कितने दिन में खड़ा किया है? ये अभी खड़ा किया, बात बोलते बोलते, मतलब 6 महीने सिचुएशन है ये। सिंगापुर वेफर सिटी।
तो यार आपने पूरी वीडियो देखी और आप मेरे को ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी क्या चीज़ सिंगापुर कर रहा है जो उसको फर्स्ट वर्ल्ड सिटी बनाता है, जो हम इंडिया में नहीं कर सकते हैं। और हमारे नेता, प्रधानमंत्री से लेके एमएलए तक सब विदेशों में जाते हैं, वहाँ की चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या किसी के भी मन में ये ख्याल नहीं आता है कि वो सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो देखें और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, हमारे शहरों में करें। अब कई लोग बोलते हैं कि सिंगापुर को हम इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो तो एक शहर है और यहाँ पे पूरा इतना बड़ा देश है। लेकिन क्या हम एक सिंगापुर भी नहीं बना सकते इस पूरे इतने बड़े देश में? दूसरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मैसेज जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। उस पर आऊँगा आशीष, मैं। एक मिनट आशीष, तुम्हारी सांस बहुत तेज आ रही है। वो हो जाएगा क्लियर यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सॉरी, मुझे बहुत ये कुछ कोई बहुत सीख बड़ी सकता बात है। नहीं है, मतलब ये इस टाइप की चीजें जो हम आराम से कर सकते हैं, अगले 2 साल में ही कर सकते हैं ये सब चीजें। देखिए, अब हवा में गोली तो बहुत लोग लगा चलाते हैं। कुत्ता भी अपने पूंछ से साफ करके बैठता है भाई। ज़्यादा ब्लैक पिल ना हो जाए भैया, देख लो। जब तक इसमें 4-5 मक्खियाँ ना हो, वो प्रोटीन नहीं मिलता है यार। हाँ वही मिला। तो ये भाई नाचो मत, एक जगह खड़े रहो यार भाई। उधर उधर क्या आप पान खाते हैं? क्या आप रिकॉर्ड पान करो। खाने के वाइब से रिकॉर्ड हो रहा है? सब रिकॉर्ड हो रहा है। पहले पान, फिर पान नहीं खा रहे हैं भाई, सबसे खाने गलत। एक मिनट बुलवा के गला खराब कर दिया है यार। मजदूरी करा रहे हैं। देखो ये है जालिम। देख ले। 4K हाँ है। 4K है 4K है। तुम ऊपर, और तुम रोड पे नहीं चलोगे, तुम यहाँ घास पे चलोगे। घास पे चलो, घास पे तो मत दिखाना भी किसी वीडियो में। ये रॉकेट साइंस नहीं है।